आ जाओ दोस्तों, आ जाओ सब लोग। सर आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ने वाले हैं अपन आज की क्लास में? आज की क्लास में अपन पूरा का पूरा मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। सबसे पहले जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हो, अगर तुम लोग आ गए हो तो जरा लाइक ठोक देना, अपने लिए भी और मेरे लिए भी। पूरा रिवीजन करना, जब तक रिवीजन खत्म नहीं होता उठ करके कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बीच में हारने की जरूरत नहीं है। पूरा रिवीजन एक बारी में करना है, या मैक्सिमम 2 पार्ट्स में इसको रिवाइज करना है, पर रिवीजन करना है, समझे? अरे बोलो हाँ कि नहीं। हाँ सर। ओके, एक सेकेंड रुक जाओ। चलो सर, तो मैं ये कह रहा था आप लोगों को, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो चैप्टर है वो शुरू होता है सेक्शन 88 पे और जाकर के खत्म होता है सेक्शन 122 पे। तो हम लोगों को करीबन करीबन 98, 108, 118 करीबन 35 सेक्शंस रिवीजन करने हैं, पर इतनी बड़ी बात है नहीं। और एमजीटी 1 फॉर्म से शुरू होता है और ये एमजीटी 15 तक जाता है, जहां पे 9 और 10 जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद सर शुरू करते हैं सेक्शन 88 के साथ। सेक्शन 88 से लेकर के 105 एक सुर में करेंगे पूरा। तुम लोग भी एकदम होश में आ जाओ और कर लो मेरे साथ, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सर सेक्शन 88 क्या है? सेक्शन 88 टॉक्स अबाउट रजिस्टर ऑफ मेंबर। रजिस्टर ऑफ मेंबर क्या है? मेरे तरफ देखो, सारी प्रोविजन में करवा दूंगा। लॉ सबसे पहले ये कहता है कि भैया तुमको ना एक रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर रखना पड़ेगा। सर ये जो इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाला रजिस्टर होता है ना, ये आप रखोगे इन द फॉर्म एमजीटी 1। पर उसके अलावा जो डिवेंचर होल्डर और अदर सिक्योरिटी होल्डर होते हैं, इनको आप रखोगे इन द फॉर्म एमजीटी 2। आप इन फॉर्म्स में क्या बनाओगे? रजिस्टर बनाओगे और उनको मेंटेन करोगे। सर ये जो रजिस्टर होता है ना, उसमें आप इंडेक्स बना के रखोगे। क्या बना के रखोगे? इंडेक्स बना के रखोगे। ये जो इंडेक्स है सर, सुनना मेरी बात ध्यान से, एकदम एकदम मेरी बात, एक सेकेंड। हाँ हाँ जी सर, सुनना। जो इंडेक्स आप बना के रखोगे ना, ये फॉर्म एमजीटी 1 और एमजीटी 2 में इंडेक्स बनाओगे। इंडेक्स तभी बनाओगे अगर आपके जो नंबर ऑफ मेंबर्स है ना, वो 50 या 50 से ज्यादा हैं। अगर 50 से कम है तो आपको इंडेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो लॉ ये कहना चाहता है कि अगर एग्जैक्ट 50 है, क्या बोला मैंने? लॉ ये कहना चाहता है कि अगर एग्जैक्ट 50 है तो भी आपको इंडेक्स ऑफ मेंबर्स बनाना पड़ेगा। और उसके बाद सर इन्होंने क्या कहा? इंडेक्स, अगर एक लाइन इन्होंने लिख दी है, क्या लिखी है सुनना। अगर जो इंडेक्स है ना, अगर आप रजिस्टर और इंडेक्स बना रहे हो बेनिफिशियल ओनर का, इन केस ऑफ डिपॉजिटरी, तो काम हो जाएगा। सर डिपॉजिटरी के केस में आपको पता है कि बेनिफिशियल ओनर्स होते हैं, तो अगर उनका रजिस्टर बना ले रहे हो ना, तो डीम्ड कंप्लायंस ऑफ दिस एक्ट हो जाएगा। उसके बाद सर एक सेकंड, फोर्थ वाला पॉइंट पढ़ते हैं, पर उसके पहले आगे आ जाओ। यहाँ पे रजिस्टर के बारे में कुछ और बातें लिखी हुई है। सर ये रजिस्टर में जो आप डेटा डालोगे, शेयर होल्डर का नाम डालोगे, ये कितने दिन के अंदर डालोगे? तो रजिस्टर के अंदर जो आप डेटा डालोगे वो आप 7 दिन के अंदर डालोगे, विद इन 7 मंथ्स ऑफ अलॉटमेंट और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। उसके बाद सर ये रजिस्टर किधर रखोगे? तो लॉ ने कहा देख बेटा, रजिस्टर को ना रजिस्टर्ड ऑफिस में या फिर उसके लोकल लिमिट्स के अंदर, सिटी टाउन विलेज के लोकल लिमिट्स के अंदर रख लेना। लेकिन अगर तुम उसको उस सिटी टाउन या विलेज के बाहर ले जाना चाहते हो तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा, और तुम एक ऐसी जगह ले जा सकते हो विद इन इंडिया जहां पे 110 से ज्यादा मेंबर रहते हैं। मतलब क्या सर? 110 से ज्यादा मेंबर, मतलब अगर 1000 मेंबर है कंपनी में, तो 100 में एक मेंबर उस जगह पे रहना चाहिए जहां पे आप रजिस्टर्ड ऑफिस रखने की बात कर रहे हो। सर मेरे को एक बात बताओ, मेरी ऑफिस मुंबई में है, मेरी रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है, मैं मेरे कंपनी में 1000 मेंबर्स हैं, मैं गोवा ले जाके रजिस्टर रखना चाहता हूं, क्या मैं रख सकता हूं? अगर गोवा में मैं बोलूं 101 मेंबर है, अगर गोवा में 101 मेंबर है, क्या मैं ले जाके रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकते हो। आपको पास करना पड़ेगा, आपको पास करना पड़ेगा एसआर। लेकिन सर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दुबई है, दुबई में वहां पे 500 मेंबर है, 1000 में से 500 मेंबर तो दुबई है, तो वहां पे ले जाकर के रख लूं क्या? नहीं, वहां पे नहीं रख सकते आप, आपको इंडिया के अंदर ही रखना पड़ेगा एसआर पास करके। अब सर उसके बाद ये पॉइंट्स आप छोड़ सकते हो। क्या लिखा हुआ है? अगर एक कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स है तो वो तो एमजीटी 1 फॉलो करेगी, जो एमजीटी 1 फॉर्म हमने बोला है। पर अगर उसके अलावा कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है ना, तो उस केस में आपको एमजीटी 1 की जगह इन्होंने लिखा कि भैया बेसिक डिटेल ऑफ मेंबर देना, उसका नाम एड्रेस, अगर वो माइनर है तो उसके गार्डियन का नाम और डेट ऑफ बर्थ देना, और उसके नॉमिनी का नेम और एड्रेस दे देना, और कब वो मेंबर बना, कब मेंबर खत्म हुआ, ये सारे डिटेल्स आपको डालने पड़ेंगे। और कोई भी चेंजेस अगर होता है शेयर होल्डिंग में, कैसे? अगर किसी की डेथ हो गई, या फिर कोई इंसॉल्वेंट हो गया, या फिर किसी का शेयर आईपीएफ को ट्रांसफर हो गया, तो वो सारे चेंजेस जो है आप अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड करोगे।
तो सर ये इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, इंपॉर्टेंट ऊपर क्या है कि आप कहां पे रखोगे अपना रजिस्टर। उसके बाद सर आ जाओ फॉरेन रजिस्टर में। फॉरेन रजिस्टर क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा अगर मेरी कंपनी में 1000 मेंबर है और उसमें 500 मेंबर जो है वो दुबई में है, तो आप एक रजिस्टर मेंटेन कर सकते हो दुबई में भी, जिसको हम कहेंगे फॉरेन रजिस्टर। लेकिन फॉरेन रजिस्टर खोलने के लिए आपको एओए में ऑथराइजेशन चाहिए, और आप फॉरेन रजिस्टर इंडिया के बाहर खोल सकते हो, और उसमें सिर्फ वो शेयर होल्डर और वो डिबेंचर होल्डर का नाम आएगा जो इंडिया के बाहर रिसाइड करते हैं। इंडिया वालों का नाम ले जाके बाहर मत लिख देना। अब सर ये फॉरेन रजिस्टर मान लो मैंने खोला थाईलैंड में, फॉरेन रजिस्टर मान लो मैंने खोला थाईलैंड में, तो जैसे ही आप फॉरेन रजिस्टर खोलोगे ना, उसके 30 डेज के अंदर आपको आरओसी को, पड़ोस वाली आंटी को बताना पड़ेगा, आंटी सुनो 30 दिन के अंदर बता देना कि हमने ना एक फॉरेन रजिस्टर खोला है, और उनको एनजीटी 3 फॉर्म में बताना। तो अगर आपने थाईलैंड में मान लो फुकेट में खोला था और फुकेट से उठा करके आप उसको बैंकॉक लेके जा रहे हो, मतलब आप उसका लोकेशन चेंज कर रहे हो, तो आपको वापस से आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा 30 डेज के अंदर कि भैया हमारा ना सिचुएशन चेंज हुआ है रजिस्टर का। उसके अलावा सर ये जो फॉरेन रजिस्टर होता है ना, उसको एकदम प्रिंसिपल रजिस्टर के बराबर माना जाता है, और आप अगर चाहो तो ये फॉरेन रजिस्टर का इंस्पेक्शन भी कर सकते हो, जैसे आप नॉर्मल प्रिंसिपल रजिस्टर का कर सकते हो। पर एक पॉइंट यहां पे एक्स्ट्रा है सर, आपको पता है प्रिंसिपल रजिस्टर क्लोज होता है, पता है क्लोज होता है, कुछ तो पढ़ा था हमने 45 डेज 30 डेज 7 डेज पढ़ेंगे सेक्शन 91। तो जिस तरीके से प्रिंसिपल रजिस्टर क्लोज होता है तो आप न्यूज़पेपर में ऐड देते हो, पर जब फॉरेन रजिस्टर क्लोज होगा ना तब भी आप 2 न्यूज़पेपर में ऐड दोगे, पर वो 2 न्यूज़पेपर लोकल न्यूज़पेपर नहीं होगा, वो बाहर वाला न्यूज़पेपर होगा। एडवर्टाइजमेंट बिफोर क्लोजिंग फॉरेन रजिस्टर शेल बी इंसर्टेड इन एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर सर्कुलेटिंग इन द प्लेस वेयर फॉरेन रजिस्टर इज केप्ट। जहां पे फॉरेन रजिस्टर रखा है उधर जो भी भाषा चलती है, जो भी न्यूज़पेपर चलता है उसमें आप दोगे, इंडिया के न्यूज़पेपर में देकर के मत बैठ जाना। उसके बाद सर एंट्री इन फॉरेन रजिस्टर, आपका कोई भी अगर फॉरेन कोई भी ट्रांसफर होगा या अलॉटमेंट होगा तो आप उसको तुरंत बाद उसके फॉरेन रजिस्टर में डालोगे। अब सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉरेन रजिस्टर अभी कभी अगर कभी डिस्ट्रॉय हो गया तो लॉ ने प्रोविजन बना के रखा है कि बारी बारी समय समय पे तुम क्या करते रहना, रेमिट करते रहना इंफॉर्मेशन, ट्रांसमिट टू रजिस्टर्ड ऑफिस अ कॉपी ऑफ एवरी एंट्री विद इन 15 डेज ऑफ मेकिंग एंट्री देयरऑफ। और ये जो कॉपी आएगा ना आपका, ये आप इसका डुप्लीकेट रजिस्टर एक अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में भी रखोगे, आपको एक डुप्लीकेट रजिस्टर रखना पड़ेगा। अब सर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप अपना फॉरेन रजिस्टर डिसकंटिन्यू करना चाहते हो, बंद करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल डिसकंटिन्यू कर सकते हो, पर जो डेटा है ना उसमें उसको या तो किसी और फॉरेन रजिस्टर में ले जाओ या इंडिया प्रिंसिपल रजिस्टर में ले आओ, पर वो डेटा का पूरा आपको बैकअप लेना पड़ेगा डिसकंटिन्यू करने के पहले। देयर अपॉन ऑल द एंट्रीज शैल बी ट्रांसफर्ड टू सम अदर फॉरेन रजिस्टर और टू द प्रिंसिपल रजिस्टर। और अगर आपने फेलियर की है तो आपको पेनल्टी लगेगा 3 लाख का कंपनी को, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 50,000 का पेनल्टी लगेगा। अरे बच्चों बोलो, तुमको मेरी बात समझ आ रही है क्या? सिर्फ एक दिन दीपा मिश्रा पढ़ रही है क्या? बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। सर जो जो लोग चैट पे बातें करेंगे उनको मेरी तरफ से भगवान, उनको एक एक नंबर एक्स्ट्रा दे देना लॉ के मार्क्स में, सिर्फ एक चैट करने का एक मार्क्स। चलो नेक्स्ट मेरे को ये बताओ बच्चों, क्या रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसी माइनर शेयर होल्डर का नाम आता है? ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं। आप माइनर शेयर होल्डर का नाम जो है वो रजिस्टर ऑफ मेंबर में बिल्कुल भी नहीं लिखते। दूसरा सर, क्या ज्वाइंट शेयर होल्डर का नाम कैसे आता है रजिस्टर ऑफ मेंबर में? तो ज्वाइंट शेयर होल्डर में मान लो 3 लोग हैं, आप सीक्वेंस डिसाइड करते हो इन द सीक्वेंस ऑफ सीनियरिटी। जो सबसे सीनियर है उसका नाम सबसे पहले आएगा, और उस सीक्वेंस में आप नाम लिखोगे ज्वाइंट शेयर होल्डर का। सर ज्वाइंट शेयर होल्डर का नाम कौन से सीक्वेंस में आएगा वो कैसे डिसाइड होगा? जब आप मेंबरशिप का फॉर्म भर रहे हो ना, तब आपको अकॉर्डिंगली ये बताना पड़ेगा कि फर्स्ट शेयर होल्डर कौन है, सेकंड शेयर होल्डर कौन है, थर्ड शेयर होल्डर कौन है। और जो सबसे पहले जिसका नाम होगा वो क्या करेगा, पहले जिसका नाम होगा वो क्या करेगा, वो आपको वो जिसका नाम होगा वो सीनियर शेयर होल्डर कहलाएगा। अब सर अगले प्रोविजन की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रोविजन की तरफ बढ़े क्या? हाँ सर चलो। सर अगला प्रोविजन क्या है? अगला प्रोविजन जो है वो मैं आपको एक बार नोट्स से बता देता हूं, यहां पे नोट्स से बता देता हूं। अगला प्रोविजन क्या है सर? सेक्शन 89 जो बेनिफिशियल ओनर के बारे में बात करता है, वो कहता है सर अगर कोई रजिस्टर्ड ओनर है लेकिन बेनिफिशियल को ओनर कोई और है, ये रजिस्टर्ड ओनर जो है वो कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में उसका नाम है सिर्फ, पर बेनिफिशियल ओनर कोई और है, तो लॉ कहता है बेटा तुमको कंपनी को इंटीमेट करना पड़ेगा इन द फॉर्म MGT 4 30 डेज के अंदर, और बेनिफिशियल ओनर तुमको भी इंटीमेट करना पड़ेगा इन द फॉर्म
MGT5 30 डेज के अंदर, और जैसे ही कंपनी को ये मिल जाएगा तो कंपनी ROC को इंटीमेट करेगी इन द फॉर्म MGT6 30 डेज के अंदर। ये क्या इंटीमेशन हो गया सर? इंटीमेशन कि हम जो है ना, नाम किसी और का है और बेनिफिशियल ओनर कोई और है, ये इंटीमेशन आप 30 डेज के अंदर करोगे। सर अगर ये आपका रजिस्टर्ड ओनर और बेनिफिशियल ओनर में कोई चेंजेस भी होते हैं, मान लो शेयर्स कम ज्यादा हो जाते हैं, तो भी आपको 30 डेज के अंदर क्या करना पड़ेगा? कंपनी को इंटीमेट करना पड़ेगा। पर सर मान लो अगर इन्होंने इंटीमेट नहीं किया, तो क्या? अगर इन्होंने इंटीमेट नहीं किया ना, तो कल को बेनिफिशियल ओनर आकर के कंपनी से ये नहीं लड़ सकता कि ये शेयर्स में मेरे राइट्स है या कुछ भी। आपको अगर बेनिफिशियल ओनर बनना है तो आपको MGT5 फाइल करना पड़ेगा और MGT4 फाइल करवाना पड़ेगा। अगर आप नहीं करवा रहे हो तो फिर आप ना आकर के अपने राइट्स नहीं क्लेम कर सकते आगे चल करके। सर ये आपका पूरा प्रोविजन था, आपको इससे ज्यादा पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसे में आप सिर्फ इतना समझ लो कि अगर आपने डिक्लेरेशन कंपनी को नहीं दिया तो कंपनी तो आप पे पेनल्टी लग जाएगी 50,000 रुपए का, और दिन का 200 रुपए पर डे, मैक्सिमम 5 लाख रुपीस। लेकिन फेलियर ऑफ कंपनी टू मेक MGT6, अगर कंपनी ने आगे MGT6 नहीं भेजा तो कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को फाइन लगेगा 1,000 रुपए पर डे का, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 lakhs एंड 2 lakhs इन केस ऑफ ऑफिसर इन डिफॉल्ट। आपको पेनल्टी कितना लगेगा सर? देखो ऊपर, चलो मैं तुमको बता देता हूं, ये इतनी इंपॉर्टेंट पेनल्टी नहीं है। इसका मतलब क्या एग्जाम में नहीं आएगा सर? वो मेरे को नहीं पता, मैं बस बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। अब सर उसके बाद वाला पॉइंट सुनो सर। कभी कभी क्या होता है, म्यूचुअल फंड के केस में भी ट्रस्ट क्रिएट होता है। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करना चाहता है, पर म्यूचुअल फंड खुद नहीं इन्वेस्ट करता, ट्रस्ट के थ्रू इन्वेस्ट करता है। तो ये जो ट्रस्ट है ना, ये रजिस्टर्ड ओनर बन जाता है और म्यूचुअल फंड बेनिफिशियरी ओनर बन जाता है। तो भी क्या ये प्रोविजन लगेगा? लॉ ने बोला नहीं, म्यूचुअल फंड के केस में, वेंचर कैपिटल फंड के केस में और अदर से भी अप्रूव फंड के केस में ये जो प्रोविजन है वो नहीं लगेगा। समझे? आगे बढ़े सर। अब सेक्शन 90 क्या है? बहुत सिमिलर है, सेक्शन 90 समझ लेना। मैं वापस से आपको नोट्स में बता रहा हूं इजी तरीके से। सेक्शन 90 क्या है सर? सेक्शन 90 ये कहता है कि अगर बेनिफिशियल ओनर नहीं, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर मतलब क्या सर? या तो वो मोर देन 10% ऑफ शेयर कैपिटल होल्ड करता है, या तो वो मोर देन 10% ऑफ वोटिंग पावर होल्ड करता है, या फिर वो मोर देन 10% ऑफ डिविडेंड लेने का हक रखता है, या फिर वो अगर सर कोई भी राइट टू सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, अगर वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का राइट रखता है सर, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यहां पे बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, अपन उसमें रिवीजन में अभी नहीं घुसेंगे। और अगर यहां पे आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये राइट्स रखते हो तो आपको एज अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर क्या करना पड़ेगा? आपको कंपनी को इंटीमेट करना पड़ेगा कि हां मैं सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर हूं। ये कौन से फॉर्म में इंटीमेट, आप कितने दिन के अंदर इंटीमेट करोगे? आप इसको इंटीमेट करोगे 30 डेज के अंदर इन द फॉर्म बेनिफिशियरी 1। लेकिन जैसे ही कंपनी को ये मिलेगा, कंपनी ले जाके ROC को दे देगा इन द फॉर्म बेनिफिशियरी 2। और कंपनी जो है वो क्या करेगा? सुनना मेरी बात, खुद भी एक रजिस्टर मेंटेन करेगा इन द फॉर्म बेन 3, जिसमें वो सारे सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का डिटेल लिख करके रखेगा। अब सर ये जो रजिस्टर है ना, इसको इंस्पेक्शन अगर कोई करना चाहे तो वो इंस्पेक्शन कर सकता है ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। और कंपनी जो है ना, वो अगर चाहे तो बिजनेस आवर्स पूरा दिन रखने की जगह कोई स्पेसिफिक टाइम डिफाइन कर सकती है कि इसी समय आकर के तुम क्या करना, रिव्यू करना। पर कंपनी जो है वो बिजनेस आवर्स को 2 घंटे से कम नहीं कर सकता, मिनिमम 2 घंटे का तो बिजनेस आवर्स आपको रखना ही पड़ेगा। अरे बोलो मालिक, समझे क्या? अरे हाँ कि नहीं? हाँ सर, ये आपका पहला फेज हो गया। दूसरा फेज क्या है? अगर अभी कभी कभी क्या होता है, कंपनी जो है ना, उसको पता रहता है कि सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कोई और है, पर उनको MGT1 आता, ये बेन 1 आता नहीं है, तो कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी सीधा नोटिस भेज सकती है किसी इंसान को इन द फॉर्म बेन 4। सर ये नोटिस किसको भेजोगे आप? किसी भी इंसान को जो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है, या कोई भी इंसान जो जानता है कि सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन है, या कोई भी इंसान जो पिछले 3 साल में सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर रहा है। नॉट दैट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी इंसान को नोटिस भेजोगे और बोलोगे बता तू सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है ना। अब ये जो इंसान है ये कंपनी को रिवर्ट करेगा कितने दिन के अंदर? सर आपको 30 डेज के अंदर रिवर्ट करना पड़ेगा। अगर 30 डेज के अंदर आपका कोई रिप्लाई नहीं आया, अगर 30 डेज के अंदर कोई रिप्लाई नहीं आया, तो उसके बाद 15 दिन के अंदर कंपनी जो है वो चला जाएगा ट्राइब्यूनल के पास, और ट्राइब्यूनल को बोलेगा ट्राइब्यूनल सुन, यहां पे ना एक बंदा है जो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है पर बता नहीं रहा है, तो तू प्लीज इस पे ऑर्डर पास कर। और ट्राइब्यूनल क्या है, फिर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद वो 60 डेज के अंदर ऑर्डर पास करेगा, और ये जो इंसान है ना, इसके शेयर्स को ट्रांसफर कर, रिस्ट्रिक्ट कर देगा या सस्पेंड कर देगा इसके पावर्स को, और ये सारी चीजें करेगा। तो जब इस तरह का ऑर्डर आ जाए ना, तो इस इंसान के पास राइट होता है कि वो वापस से 1 साल के अंदर अप्लाई करे ट्राइब्यूनल को कि भैया ट्राइब्यूनल मेरे ना शेयर्स फ्री कर देना, थोड़ा रेस्ट्रिक्शन हटा देना। और अगर इस तरह का एप्लीकेशन ट्राइब्यूनल को आ जाता है
तो वो देख करके रेस्ट्रिक्शन हटा देगा। पर अगर नहीं आता है ना, तो फिर आई ट्राइब्यूनल जो है 1 साल खत्म होने के बाद आईपीएफ में ये शेयर्स ट्रांसफर करवा देगा। कौन? ट्राइब्यूनल नहीं करवाएगा, एक्चुअली कंपनी करवाएगा, कंपनी इसको आईपीएफ में ट्रांसफर करवा देगा। वाह सर, इतना डिटेल क्या पढ़ा रहे हो? अबे डिटेल क्या, बेसिक है ये तो। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा सर, जिस दिन आप ये ट्रांजैक्शन पूरा समझना, ये आपका बेन4 गया। बेन4 किसने भेजा? कंपनी ने भेजा एक इंसान को। अब वो इंसान को 30 डेज का टाइम है टू रिप्लाई। अगर 30 डेज के अंदर रिप्लाई नहीं आया तो 15 दिन के अंदर आप चले जाओगे ट्राइब्यूनल के पास। ट्राइब्यूनल के पास टाइम है 60 डेज का। 60 डेज के अंदर ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है? आपको रिप्लाई कर सकता है। और 60 डेज के बाद आपका ऑर्डर क्या आ जाएगा कि हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या हम आपके पावर्स को सस्पेंड कर रहे हैं। अगर ये ऑर्डर आ गया तो उसके बाद जो शेयर होल्डर है वो 1 साल तक अप्लाई कर सकता है ट्राइब्यूनल को कि ट्राइब्यूनल ये रेस्ट्रिक्शन वगैरह हटा देना। और अगर ट्राइब्यूनल ने नहीं हटाया तो 1 साल के बाद ये शेयर जो है आईपीएफ में ट्रांसफर हो जाता है। वाह सर, मजा आ रहा है। हाँ ओ भाई साहब, इससे ज्यादा भाई साहब पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां पे एक और पॉइंट आएगा, वो मैं देख लूंगा। रेस्ट्रिक्शन विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर होगा, नीचे एक और पॉइंट होगा कुछ, मैं तुमको लिखवा दूंगा नोट्स में। जो लोगों के पास एडिशन 2 है, तुम्हारे में शायद लिखा होगा। चलो सर आगे बढ़े, आगे बढ़े, समझ गए क्या? और सर उसके बाद आप समझो 1 साल के बाद आईपीएफ में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर लास्ट में है इंपॉर्टेंट पेनल्टी। सर 3 सबसेक्शन में है पेनल्टी। समझो फेलियर क्या हो गया, अगर पर्सन फेल्स टू मेक डिक्लेरेशन अंडर सबसेक्शन 1, सामने से अगर उसने बेन 1 नहीं दिया तो उसको 50,000 रुपए का फाइन लगेगा और दिन का 1,000 रुपए लगेगा, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 लाख। अब सर उसके बाद अगर कंपनी रजिस्टर नहीं बनाता, रजिस्टर और अलाउ इंस्पेक्शन दे रहा हूं, अगर कंपनी रजिस्टर का इंस्पेक्शन नहीं करने देता तो कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे फाइन लगेगा। कंपनी पे 1,05,000 रुपए दिन, 5 लाख, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 25,200 रुपए पर डे, 1 लाख रुपए। सर मैं आपको एक रामबाण इलाज बताऊं, सुन लो मेरी बात, पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना। अगर एग्जाम में कभी एमसीक्यू आ गया पेनल्टी पे, और अगर आपको पेनल्टी का आंसर बिल्कुल नहीं पता, और अगर एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे सुनना, कंपनी का मैक्सिमम पेनल्टी हमेशा 5 लाख होता है और ऑफिसर इन डिफॉल्ट का मैक्सिमम पेनल्टी हमेशा 1 लाख। हमेशा नहीं, मतलब इन जनरल केसेस जब आपको कुछ नहीं पता, तो ये तो आपको पता ही है कि कंपनी को मैक्सिमम 5 लाख का पेनल्टी लगेगा और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को मैक्सिमम 1 लाख का पेनल्टी लगेगा। और सर अगर आपने जानबूझ करके इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फाइल किया तो आपको 447 का फ्रॉड का पेनल्टी लग जाएगा। मेरे को जरा एक बार ऐसे ही मेरे खुशी के लिए फ्रॉड का पेनल्टी याद करा दो ना। अरे सुनो, एक लिमिट था, एक लिमिट था 1% ऑफ टर्नओवर और 10 लाख रुपीज विच एवर इज लोअर। ये लिमिट के ऊपर अगर आप जाओगे तो आपको फाइन लगेगा कितना? आपको फाइन लगेगा अप टू, आप पहले जेल लगेगा, जेल होगा 6 मंथ से लेकर के 10 इयर्स तक, एंड आपको फाइन लगेगा सर अप टू 3 टाइम्स। पर अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो आपका 3 साल से 10 साल हो जाएगा एंड आपको फाइन लगेगा 3 टाइम्स का। अब सर लिमिट से अगर कम है तो क्या होगा? लिमिट से अगर कम है तो आपको फाइन लगेगा 50 लाख तक का, या फिर आपको जेल होगा, और आपको जेल होगा 5 साल तक का, या फिर दोनों भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो सर, चलो उसके बाद सर सेक्शन 91 बताता हूं मैं आपको। सेक्शन 91 क्या कहता है? अगर एक कंपनी है वो अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को क्लोज करना चाहता है तो कंपनी क्लोज कर सकता है। पर मेरी बात सुन लो, एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 45 डेज के लिए क्लोज करोगे। जब एक बार क्लोज कर रहे हो ना, तो कंटिन्यूअसली मैक्सिमम 30 डेज के लिए क्लोज रह सकता है। और जब भी क्लोज कर रहे हो ना, उसके कम से कम 7 दिन पहले आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। क्या प्रिस्क्राइब्ड होगा सर? मैनर प्रिस्क्राइब्ड ये होगा, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में कर लेना, एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में कर लेना। तो 3 दिन आपको याद करने सर, 45, 37, 45 डेज मैक्सिमम इन अ फाइनेंशियल ईयर, 30 डेज एक बार में चल करके, और 7 दिन जो है वो आपका 7 दिन जो है वो आपका क्या होगा? 7 दिन आपका मैक्सिमम 7 दिन जो होंगे उसके पहले आपको एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हो, अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया, तो कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 5,000 रुपए हर दिन का लगेगा, ड्यूरिंग विच सच रजिस्टर वाज क्लोज्ड, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 लाख रुपए। मैक्सिमम 1 लाख रुपए पर हर दिन का आपको कितना लगेगा? 5,000 रुपए लग जाएगा। ये क्या प्रोविजन था सर आपका? ये प्रोविजन था, बताओ क्या प्रोविजन था बेटा? ये आपका क्लोजिंग ऑफ रजिस्ट्रार का प्रोविजन था। अब सर सेक्शन 92 सुनो, एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न का क्या प्रोविजन है सर? बहुत अच्छा प्रोविजन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, सिंपल सा प्रोविजन है। ये कहता है कंपनी तेरे को एक एनुअल रिटर्न बना करके फाइल करना पड़ेगा आरओसी को। कब फाइल करेंगे? जब तेरा एजीएम खत्म हो जाएगा ना, उसके 60 डेज के अंदर फाइल करना होगा। कितने दिन के अंदर? 60 डेज। जब भी एजीएम हो जाएगा उसके 60 डेज के अंदर। पर सर अगर कंपनी ने एजीएम ही नहीं किया तो
अगर कंपनी ने एजीएम ही नहीं किया ना, तो जो एजीएम का लास्ट ड्यू डेट था, जो भी ड्यू डेट था उसके 60 डेज के अंदर फाइल कर देना, और साथ में ये रीजन भी बता देना कि क्यों हमने एजीएम को एकदम समय पे नहीं किया। पर इस तरीके से आपको एक एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। सर सवाल ये है एनुअल रिटर्न में आती क्या चीजें हैं? एनुअल रिटर्न में बहुत सारी चीजें आती है सर। एनुअल रिटर्न में मैं आपको एक बार बुक से रीड करा देता हूं। आपका प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के बारे में आता है। आपको पता है ना कौन बड़ा होता है? शेयर होल्डर, सीएफओ की की मैनेजरल पर्सन, बीजीआर। सर आपका बिजनेस एक्टिविटी हो गया, आपके ग्रुप कंपनीज के बारे में हो गया, आपका रेम्यूनरेशन हो गया, किसका? आपके डायरेक्टर्स का और की मैनेजरल पर्सन का रेम्यूनरेशन हो गया। उसके बाद सर शेयर होल्डर, आपको अपनी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न बताना पड़ेगा, और आपको यह बताना पड़ेगा मेंबर्स कितने पिछले साल थे वर्सेस मेंबर्स कितने इस साल हो गए हैं। उसके बाद सर की मैनेजर KMP, आपको अपने डायरेक्टर, की मैनेजरल पर्सन, प्रमोटर के बारे में बताना पड़ेगा, और कुछ चेंजेस हुए हैं क्या। आपको मीटिंग्स के बारे में बताने पड़ेंगे, साल में कितने मीटिंग्स आपने किए हैं। आपको पेनल्टी लगा है क्या कोई कंपनी पे, वो बताना पड़ेगा। ऑन द कंपनी डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स, और कंपाउंडिंग और अपील, ये कुछ और चीजें हैं आपको बतानी पड़ेगी। उसके अलावा सर CFO, आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस देना पड़ेगा, आपको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का शेयर होल्डिंग बताना पड़ेगा, और आपको बाकी इंफॉर्मेशन जो भी है वो देना पड़ेगा। तो सर आप एनुअल रिटर्न में, आपको समझ गया क्या इंफॉर्मेशन देते हो? आप देते हो BGR, शेयर होल्डर, KMP, CFO। ये क्लास वाले बच्चों तुमको पता है। B से क्या है सर? बिजनेस एक्टिविटी। G ग्रुप कंपनीज। R रेम्यूनरेशन। शेयर होल्डर के बारे में 2 पॉइंट था, एक तो शेयर होल्डिंग पैटर्न और नंबर ऑफ शेयर्स, दूसरा की मैनेजरल पर्सन में पहला आपको KMP और डायरेक्टर्स का डिटेल, दूसरा मीटिंग्स के बारे में, तीसरा पेनल्टी के बारे में, उसके बाद कंप्लायंसेस, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और अदर्स। तो ये सारी चीजें सर वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, पर हमसे हो गया, इतनी आसानी से तो कर लिया बस। अब आगे चल करके समझो। एनुअल रिटर्न जो है आपका, सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना, कौन से फॉर्म में बनता है सर? अगर आपकी एक नॉर्मल कंपनी है तो एनुअल रिटर्न बनेगा MGT 7 में। पर अगर आपकी एक 1 पर्सन कंपनी या फिर स्मॉल कंपनी है तो आप बनाओगे MGT 7A में। सर MGT 7 को कौन साइन करेगा? तो मैंने कहा MGT 7 को एक डायरेक्टर साइन करेगा और एक कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा। पर अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, तो अगर CS नहीं है तो एक CS इन प्रैक्टिस से साइन करवा लेना, पर तेरे को साइन करवाना पड़ेगा। पर सर MGT 7 जो 1 पर्सन कंपनी में या फिर स्मॉल कंपनी में बनता है, 7A नॉट 7, सॉरी 7A, तो वो कौन साइन करेगा? सर उसको CS साइन करेगा। पर अगर कंपनी में CS नहीं है तो आपकी कंपनी का जो डायरेक्टर है वो साइन करेगा। आपको CS इन प्रैक्टिस के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके से सर आपका डॉक्यूमेंट साइन होता है। अब कुछ कंपनीज के लिए ये एनुअल रिटर्न को और सर्टिफाई करवाना पड़ेगा। कौन कंपनीज के लिए सर? एक तो वो कंपनी जो लिस्टेड कंपनी है, या फिर वो कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल या तो 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, या टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। ये जो कंपनीज होते हैं उन लोगों को क्या करना पड़ेगा? उनका एनुअल रिटर्न है, एनुअल रिटर्न के ऊपर इनको एक और सर्टिफिकेट रखवाना पड़ेगा। वो सर्टिफिकेट कौन देगा? CS इन प्रैक्टिस। और कौन से फॉर्म में देगा सर सर्टिफिकेट? वो फॉर्म में देगा MGT 8 फॉर्म में सर्टिफिकेट देगा। ये सर्टिफिकेट में क्या लिखा होगा? ये सर्टिफिकेट में ये लिखा होगा कि जो भी चीजें हमने डिस्क्लोज की है वो सारी चीजें कंप्लायंस में है, जो भी चीजें हमने डिस्क्लोज की है वो सारी चीजें कंप्लायंस में है, और कोई भी चीजें इनके नॉलेज के हिसाब से इनकरेक्ट नहीं है। ये 2 चीजें लिख करके देगा CS इन प्रैक्टिस। क्या लिख के देगा? कि जो भी चीजें इन्होंने डिस्क्लोज की है वो कंप्लायंस में है, और इनके नॉलेज के हिसाब से कोई भी चीज जो है वो इनकरेक्ट नहीं है। ये MGT 8 आप MGT 7 के ऊपर लगा करके दे रहे हो। सर देखो अभी साइन कौन करेगा एनुअल रिटर्न? अदर कंपनीज के केस में डायरेक्टर और CS नहीं है तो CS इन प्रैक्टिस, और 1 पर्सन के केस में CS, अगर CS नहीं है तो डायरेक्टर साइन करेगा। सर फॉर्म क्या होगा? MGT 7 और 7A, और उसके ऊपर सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा लिस्टेड कंपनी को, या पेड अप शेयर कैपिटल, वो कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा, या टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। उनको यह बताना पड़ेगा कि जो डिस्क्लोज करता है फैक्ट्स करेक्टली एंड एडिक्वेटली, एंड दैट द कंपनी हैज कंप्लाइड विद ऑल द प्रोविजंस। हम जो भी डिस्क्लोज कर रहे हैं वो करेक्टली और एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर रहे हैं, और कंपनी ने सारा कंप्लायंस कर लिया है। तो सर आपको डिस्क्लोजर के बारे में बताना पड़ेगा, आपको कंप्लायंस के बारे में बताना पड़ेगा। किसके बारे में? आपको डिस्क्लोजर के बारे में बताना पड़ेगा, कंप्लायंस के बारे में, CD के बारे में, DC के बारे में बताना पड़ेगा आपको। उसके बाद सर आप उसको अपने वेबसाइट पे रख दोगे। उसके बाद ROC के साथ फाइल करोगे 60 डेज के अंदर। अगर कब 60 डेज? विद इन द डेट ऑफ कंडक्टिंग AGM। पर अगर AGM नहीं हो पाया तो जो लास्ट डेट था उसके 60 दिन के अंदर दे देना, स्पेसिफाइंग रीजंस फॉर नॉट होल्डिंग AGM ऑन टाइम। उसके बाद सर अगर आपने एनुअल रिटर्न नहीं फाइल किया तो आपको पेनल्टी लगेगी 10,000 रुपए प्लस 100 पर डे अप टू मैक्सिमम 2 लाख कंपनी को, और OID को 10,000 रुपए प्लस 100 पर डे मैक्सिमम अप टू 50,000। मैक्सिमम लिमिट चेंज हो गया, बाकी सेम है, 10,000 रुपए फिक्स्ड और हर दिन का 1,000 रुपए।
और सर अगर सीएस इन प्रैक्टिस ने क्या किया, अगर सर्टिफाई किया एनुअल रिटर्न अदरवाइज देन इन कंफर्मिटी विद दिस सेक्शन, मतलब क्या उसने कंप्लायंस ढंग से चेक नहीं किया, उसने बस हवे में ही कंफर्म कर दिया, तो सीएस इन प्रैक्टिस पे 2 लाख रुपए की फ्लैट पेनल्टी लग जाएगी। कितनी? 2 लाख रुपए की फ्लैट पेनल्टी लग जाएगी। क्या तुमको मेरी बात समझ आई? अरे बोलो, डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो, समझ आ रहा है कि नहीं? बोलो जल्दी, लाइट ठोक करके बताओ मेरे को, जिन्होंने अभी तक भी नहीं ठोका है। तो सर सीएस पे कितना पेनल्टी लगेगा? बोला मैंने 2 लाख का पेनल्टी लगेगा। बात खत्म दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सर सेक्शन 94 बहुत आसान है। 94 में मैंने आपको बोला था 6 चीजों को लेकर के बात होगी। सर सेक्शन 94 जो है वो भी वापस लिख देता हूं। 94 जो है उसमें 2 सेक्शन कवर होते हैं, एक है आपका सेक्शन 88, एक है आपका सेक्शन 92। 88 बात करता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स वगैरह के बारे में, 92 बात करता है एनुअल रिटर्न के बारे में। सबसे पहला सर प्लेस, आप इसको रखोगे किधर? तो लॉ ने बोला बेटा रजिस्टर्ड ऑफिस में या उसके लोकल लिमिट्स में कहीं भी रख लेना, पर अगर उसके बाहर तेरे को लेके जाना है इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर आउटसाइड रजिस्टर्ड ऑफिस इनसाइड इंडिया, तो सर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एसआर पास करना पड़ेगा जिसमें 1/10 ऑफ द मेंबर्स जो है उनका अप्रूवल है। 1/10 ऑफ द मेंबर्स का अप्रूवल है। किनका? 1/10 ऑफ द, सॉरी अप्रूवल नहीं, 1/10 ऑफ द मेंबर्स रिसाइड करते हैं, तब जाके आप बाहर के किसी प्लेस में ले जा सकते हो। दूसरा सर मेरे को एक बात बताओ, ये जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है इसको प्रिजर्व कितने साल के लिए करेंगे और किसके कस्टडी में रहेगा? तो कस्टडी की बात तो हमेशा याद रखना कि कस्टडी तो हमेशा कंपनी सेक्रेटरी के या एनी अदर ऑथराइज्ड पर्सन के रहेगा, पर प्रिजर्व कितने साल करेंगे डिपेंड करता है। अगर वो रजिस्टर ऑफ मेंबर है, भले वो प्रिंसिपल रजिस्टर है, भले वो फॉरेन रजिस्टर है, तो आपको परमानेंटली मेंटेन करना पड़ेगा। पर अगर वो रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, उसका प्रिंसिपल रजिस्टर या फॉरेन रजिस्टर है, तो इनको आप मेंटेन करोगे 8 साल के लिए। 8 साल कब से सर? जब आपका रिडेम्पशन हो जाता है ना, उसके बाद 8 साल तक के लिए। और जो आपका अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो वो फाइलिंग के बाद आप 8 साल तक मेंटेन करोगे। तो मतलब सर कहने का मतलब ये, सिर्फ रजिस्टर ऑफ मेंबर परमानेंटली प्रिजर्व होता है, बाकी सब यूजुअली 8 साल के लिए प्रिजर्व होते हैं। उसके बाद सर कस्टडी किसके पास रहेगी वो हमने डिस्कस कर लिया। अब सर इंस्पेक्शन कर सकते हैं क्या आप? इंस्पेक्शन कर सकते हैं क्या इन डॉक्यूमेंट्स का? जी हाँ बिल्कुल आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं। आप अगर मेंबर्स हैं तो आप फ्री में इंस्पेक्शन कर सकते हैं, अगर आप अदर देन मेंबर है तो आप पैसे देके इंस्पेक्शन कर सकते हैं। इंस्पेक्शन होता है बिजनेस आवर्स के दौरान। इंस्पेक्शन कब होता है? बिजनेस आवर्स के दौरान, जो यूजुअली 9 AM टू 6 PM होता है। लेकिन अगर कंपनी चाहे तो बिजनेस आवर्स को कम करके बोल सकती है सिर्फ इतने समय में तुम क्या करोगे? इंस्पेक्शन करने के लिए आओगे। पर ये जो समय तुम बता रहे हो ना, ये 2 घंटे से कम नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लेस देन 2 आवर्स। कम से कम 2 घंटे तो दिन में आपको देने पड़ेंगे। किसी भी वर्किंग डे में बिजनेस आवर्स में जाकर के मेंबर्स और नॉन मेंबर्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं। सर क्या आप एक्सट्रैक्ट ले सकते हो इनसे? बिल्कुल आप एक्सट्रैक्ट ले सकते हो, और एक्सट्रैक्ट के लिए कोई एडिशनल फीस आपको देनी नहीं पड़ेगी। पर सर क्या आप कॉपी मंगवा सकते हो? जी हाँ आप कॉपी मंगवा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको फीस देना पड़ेगा, क्योंकि कॉपी में खर्चा आता है ना कंपनी का। तो फीस दो, और फीस देने के बाद आपको कॉपी जो है वो मिल जाएगा। ये सर आपका पूरा सेक्शन 94 था, जो एनुअल रिटर्न और आपके रजिस्टर ऑफ मेंबर के बारे में बात करता था। अब सर सेक्शन 95 क्या कहता है? सेक्शन 95 ये कहता है बच्चों, सेक्शन 95 क्या कहता है? सेक्शन 95 ये कहता है कि आप अगर रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसी का नाम लिख रहे हैं तो उसको प्रिंसिपल एविडेंस, उसको प्राइमा फेसी एविडेंस माना जाएगा, उसको सॉरी कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा। क्या लिखा है बच्चों? क्या लिखा है यहाँ पे? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे लिखा है, अच्छा प्राइमा फेसी एविडेंस, सॉरी कंक्लूसिव नहीं, प्राइमा फेसी एविडेंस माना जाएगा कि वही शेयर होल्डर है, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। समझे क्या? समझे क्या मालिक? ठीक है। अब सर अगला फेज शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। किसी दिन निकल ना जाए भाई मजाक मजाक में। सुनो, बिना किसी देरी के अगला वाला फेज शुरू करते हैं। अगला वाला फेज क्या है सर? सेक्शन 96 से 105 रिवाइज करेंगे। दोस्तों वापस से मेरे साथ इसी तरह चलते जाओ। देखो सर 96 क्या है? सिंपल है, एनुअल जनरल मीटिंग। सर एनुअल जनरल मीटिंग क्या होता है? साल में एक बार जो मीटिंग होती है। तो जिस साल कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है ना, मेरी बात सुनना, एजीएम आपको हर कैलेंडर ईयर में रखना पड़ेगा। 2 एजीएम के बीच में गैप जो है मैक्सिमम 15 महीने का हो सकता है, 2 एजीएम के बीच में गैप। और एजीएम जो है, फर्स्ट एजीएम आपका 9 महीने के अंदर हो जाएगा, और सब्सिक्वेंट एजीएम जो है वो हर साल 6 महीने के अंदर हो जाएगा फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद। अब सर ये जो 6 महीने का टाइम है ना सब्सिक्वेंट एजीएम वाला, ये अगर आरओसी चाहे तो किसी स्पेशल रीजन के कारण आपको अप टू 3 मंथ्स तक का एक्सटेंशन दे सकता है। कितना? अप टू 3 मंथ्स तक का एक्सटेंशन दे सकता है, अगर कोई स्पेशल रीजन है तो। पर स्पेशल रीजन हो या ना हो, तुम ना फर्स्ट एजीएम का कभी भी एक्सटेंशन नहीं दे सकते। फर्स्ट एजीएम का कभी भी एक्सटेंशन नहीं हो सकता। अब सर उसके बाद मेरे को बताओ,
एजीएम जो है वो कब होगा, तो एजीएम का डे क्या होगा, एनी डे अदर देन नेशनल हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे के अलावा कोई भी दिन। सर क्या संडे नेशनल हॉलीडे होता है, बिल्कुल भी नहीं। नेशनल हॉलीडे क्या होता है, नेशनल हॉलीडे होता है आपका इंडिपेंडेंस डे, आपका रिपब्लिक डे, या आपका गांधी जयंती जो है, अक्टूबर 2 जो है वो आपका नेशनल हॉलीडे होता है। उसके बाद सर मीटिंग का टाइम क्या होगा, मीटिंग आप बिजनेस आवर्स में रखोगे 9 AM से लेकर के 6 PM के दौरान। सर एक बात बताओ, हमको ये तो पता है मीटिंग 9 AM से 6 PM के बीच में शुरू हो जाना चाहिए, पर क्या अगर मीटिंग रात के 11:30 बजे खत्म हो रहा है तो चलेगा क्या? मीटिंग अगर शुरू हो गया शाम के 5:30 बजे, रात के 11:30 बजे खत्म हो रहा है, चलेगा क्या? लॉ ने बोला चलेगा। अरे बेटा शुरू होना चाहिए इस समय के अंदर, खत्म जब भी हो जाए, जब तक तेरे शेयर होल्डर बैठेंगे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सर मीटिंग का प्लेस क्या होगा, तो जनरली मैं अगर बोलूं तो रजिस्टर्ड ऑफिस में या उसके लोकल लिमिट्स में कहीं भी होगा। पर अगर आप एक अनलिस्टेड कंपनी है, क्या है, अनलिस्टेड कंपनी है, तो ध्यान रखना फिर आप किसी भी प्लेस में इंडिया के अंदर कर सकते हो, लेकिन शर्त सिर्फ यही है कि तुमने सारे मेंबर्स का कंसेंट ले रखा है इन एडवांस। इन एडवांस मतलब क्या, मीटिंग के पहले आपने सबसे पूछ लिया है कि भैया हम ना रजिस्टर्ड ऑफिस की जगह कहीं और करेंगे। मान लो रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है और आप मीटिंग गोवा में करने की बात कर रहे हो, तो आप गोवा में बिल्कुल कर सकते हो। ये हो गया सर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ठीक है। और सर अगर गवर्नमेंट कंपनी की बात करूं तो गवर्नमेंट कंपनी में आप रजिस्टर्ड ऑफिस में कर लो, उसके लोकल लिमिट्स के अंदर कर लो, या फिर आप कोई भी अदर प्लेस में कर दो जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करता है, पर बिंदास मीटिंग कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका पूरा का पूरा सेक्शन 96 था। कुछ पॉइंट छूटा गया? हाँ सर बस एक पॉइंट छूटा कि अगर आप अपना फर्स्ट एजीएम समय पे कर लेते हो ना, फर्स्ट एजीएम समय पे यानी कि क्या, फर्स्ट एजीएम जो है अगर आप 9 महीने के अंदर कर लेते हो ना, तो उस केस में आपको जो एवरी कैलेंडर ईयर वाला मीटिंग है, मतलब आपका जो हर कैलेंडर ईयर में मीटिंग होना चाहिए, वो फर्स्ट ईयर में तो मीटिंग नहीं हुआ तो लॉ उसको माफ कर देगा। क्या मतलब सर, अगर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 15 अप्रैल 2022 को, उसका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है, 31 मार्च 2023 को। फर्स्ट एजीएम कब करना था, फर्स्ट एजीएम करना था 31 दिसंबर 2023 के पहले पहले। अब सर इस समय पे उसने मान लो कभी तो भी एजीएम कर लिया, पर सर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2022 में, अभी कैलेंडर ईयर 2022 में आपने कोई मीटिंग किया है क्या? नहीं किया है, क्योंकि आपने पहला मीटिंग तो 2023 में किया है। तो लॉ ने बोला कोई बात नहीं, तो फर्स्ट एजीएम बरोबर कर ले, मैं ये वाले प्रोविजन को माफ कर रहा हूं, तेरे को फर्स्ट ईयर में मीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको नो मीटिंग इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन वाले साल कोई मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझे? बोलो हाँ, आगे बढ़े क्या दोस्तों, बोलो हाँ। हाँ सर, अब सर 96 हो गया, 96 के बाद आप समझो, 96 के बाद आप सीधा 96 के बाद पढ़ो 97। 97 क्या कहता है, अगर 96 में जो एजीएम बुलाना है वो कंपनी नहीं बुला पा रही है, किसी भी कारणवश अगर कंपनी के डायरेक्टर्स जो है वो एजीएम नहीं बुला रहे हैं, और ऐसा एक एप्लीकेशन जो है वो मेंबर्स ने अगर ट्राइब्यूनल को दे दिया कि ट्राइब्यूनल सुनना मीटिंग नहीं बुलाया जा रहा है, तो ट्राइब्यूनल ऑर्डर देगा एजीएम बुलाने का, और फिर उस ऑर्डर के बेसिस पे एजीएम बुलाया जाएगा और उसको वैलिडली कंडक्टेड एजीएम माना जाएगा। और सर ट्राइब्यूनल अपने ऑर्डर में डायरेक्शंस देगा, और वो डायरेक्शंस में वो ये तक भी बोल सकता है कि अगर ये वाला जो एजीएम हम बुला रहे हैं ना, उसमें अगर एक मेंबर आएगा तो भी कोरम मान लिया जाएगा। एक मेंबर छोड़ो, अगर एक प्रॉक्सी भी आएगा ना तो भी कोरम मान लिया जाएगा। ऐसी की तैसी तुम एजीएम नहीं कर रहे हो ना, हम अपने मर्जी के हिसाब से कराएंगे, ट्राइब्यूनल ऑर्डर देकर के बुलाएगा। और उसके बाद सर सेक्शन 98 क्या कहता है, सिमिलरली अगर एक कंपनी जो है किसी कारणवश ईजीएम नहीं कंडक्ट कर पा रही है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और अगर उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं सर, जैसा कि मैंने आपको बताया था डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग ही नहीं बुला रहे, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, एक ही डायरेक्टर बचा है, तो लॉ ये कहता है कि जो डायरेक्टर है या कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो एप्लीकेशन दे सकते हैं ट्राइब्यूनल को, और ट्राइब्यूनल को बोल सकते हैं ट्राइब्यूनल हमको ईजीएम करवाना है, वापस से ट्राइब्यूनल ईजीएम का ऑर्डर देगा और उस ऑर्डर के हिसाब से ईजीएम करवाया जाएगा। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, सेक्शन 97 में सिर्फ मेंबर एप्लीकेशन देता है, लेकिन यहां पे डायरेक्टर या मेंबर दोनों भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है डायरेक्टर चाहता है ईजीएम बुलाना पर बुला नहीं पा रहे, समझे? उसके बाद सर सेक्शन 99 क्या कहता है कि अगर 97 और 98 में आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है तो आपका सेक्शन 99 में पेनल्टी लग जाएगा। कितना पेनल्टी लग जाएगा सर, देखो सेक्शन 96, 7, 8 का अगर कॉन्ट्रावेंशन किया है, या अगर आपने ट्राइब्यूनल की बात नहीं मानी ना, तो आप पे पेनल्टी लग जाएगा 1 लाख रुपीस तक का, अप टू 1 लाख रुपीस, और हर दिन के 5,000 रुपए पर डे, हर दिन का 5,000 रुपए पर डे। तो सर आपका अप टू 1 लाख रुपीस, एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट 5,000 रुपीस पर डे तक का पेनल्टी लगेगा कंपनी को भी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को भी, समझे? हाँ सर, अब उसके बाद अगला तुम्हारा सबसे चहीता फेवरेट सेक्शन, ध्यान से सुनना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, सेक्शन 100।
दोस्तों ध्यान से सुनना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग सेक्शन 100, मैंने कहा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग दो लोग बुला सकते हैं, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद बुला सकता है या फिर शेयर होल्डर कुछ जो रिक्विजिशनिस्ट है वो रिक्वेस्ट करेंगे। सर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुला रहा है तो कहां पे मीटिंग होगा? सर मीटिंग इंडिया में किसी भी प्लेस में हो सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इंडिया में किसी भी प्लेस में हो सकता है, पर इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर एक कंपनी है जो बाहर के कंपनी का होल्डी ओन सब्सिडरी है, अगर एक कंपनी है जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया की होल्ली ओन सब्सिडरी है, तो ये जो होल्ली ओन सब्सिडरी है ना, ये इंडिया में मीटिंग करने की इसको जरूरत नहीं है, इंडिया के बाहर जाकर के भी मीटिंग कर सकता है। जैसे कि मान लो सर एक कंपनी है नीदरलैंड की, वो नीदरलैंड की कंपनी का एक होल्ली ओन सब्सिडरी इंडिया में है, तो सर ये जो होल्ली ओन सब्सिडरी है ना, उसको हम फोर्स नहीं करेंगे कि तू कंपनी का मीटिंग जो है वो इंडिया में रख। उसके बाद सर आ जाओ रिक्विजिशनिस्ट का। रिक्विजिशनिस्ट का क्या सीन है सर? कुछ शेयर होल्डर जो है ना वो जाकर के कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में एक रिक्वेस्ट डालेंगे इन द फॉर्म ऑफ नोटिस, और वो बोलेंगे हम कंपनी का ईजीएम बुलाना चाहते हैं। उस नोटिस में वो बताएंगे कि कौन से मैटर्स के लिए हम मीटिंग बुला रहे हैं और नीचे साइन करेंगे। अब सर सवाल ये है कितने लोग जाकर के रिक्वेस्ट करना पड़ेगा? डिपेंड करता है कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है कि कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है। अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल जिसके पास है, और अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो 1/10 ऑफ वोटिंग पावर जिसके पास है, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग जाकर के वोट करेंगे, वो लोग जाकर के रिक्वेस्ट करेंगे। अब सर जब कंपनी के पास रिक्वेस्ट आता है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैं कहूंगा डेट ए, इसको कहते हैं डेट ऑफ रिसीट ऑफ वैलिड रिक्विजिशन। इस दिन वैलिड रिक्विजिशन आया है। अब सर इससे 21 डेज के अंदर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मीटिंग बुलाना पड़ेगा, और इससे 45 डेज के अंदर आपको मीटिंग हेल्ड करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? हेल्ड और कंडक्ट करवाना पड़ेगा। आप 21 दिन के अंदर बुला रहे हो, 45 डेज के अंदर कंडक्ट करवा रहे हो, पर अगर आप दोनों में से कुछ भी नहीं कर पाए ना, तो आप फिर 3 महीने के अंदर ना पावर चला जाएगा रिक्विजिशनिस्ट के पास, और अब जो रिक्विजिशनिस्ट है ना वो खुद मीटिंग बुला सकते हैं। जो रिक्विजिशनिस्ट है वो खुद मीटिंग बुला सकते हैं। क्यों? क्योंकि तुमको तो 21 दिन का टाइम दिया था, तुमने तो नहीं बुलाया। अब सर जब बोर्ड जब मीटिंग बुला रहे हैं ना, जब बोर्ड बुला रहे तो जिस दिन आपका वैलिड रिक्विजिशन आया था उसके 3 दिन बाद का आप क्या करोगे? रजिस्टर ऑफ मेंबर लोगे, उनमें जिसका भी नाम होगा उनको मीटिंग में बुला लोगे। पर अगर बोर्ड नहीं बुला रहे, क्या हो गया? अगर रिक्विजिशनिस्ट को बुलाना पड़ रहा है ना, तो आप ना 21 दिन का, ये जो 21st डे है ना, उस दिन का रजिस्टर ऑफ मेंबर दिया जाएगा और उस पर बुलाया जाएगा। अब सर रिक्विजिशनिस्ट मतलब कौन? ये लोगों ने जिन्होंने इनिशियली रिक्वेस्ट किया था, ये लोग मीटिंग बुलाएंगे। तो ये लोग क्या करेंगे सर? ये लोग सारे मेंबर्स को आप क्या भेजेंगे? नोटिस भेजेंगे। ऑल मेंबर्स को नोटिस भेजेंगे। कितने दिन का नोटिस सर? वही प्रोविजन 21 क्लियर डेज का आपको नोटिस भेजना पड़ेगा, उससे कम नहीं चलेगा। अब सर ये मेंबर्स का पूरा डिटेल कहां से मिलेगा? तो कंपनी जो है ना उसकी रिस्पांसिबिलिटी हो जाती है कि रिक्विजिशनिस्ट को सारे मेंबर्स का डिटेल, उनका एड्रेस, सारा कुछ दिया जाए। और सर ये जो नोटिस भेजने का पैसा खर्चा होगा वो नोटिस भेजने का जो पैसा खर्चा होगा उसका क्या? नोटिस भेजने का जो खर्चा होगा ना वो आपको रिइंबर्स हो जाएगा कंपनी के थ्रू, और कंपनी जो है ना उसको अपने खुद के डायरेक्टर के सैलरी में से काट लेगी। सर डायरेक्टर के रेम्यूनरेशन में से क्यों काटोगे? क्योंकि काम किसका था मीटिंग बुलाना? डायरेक्टर का। अब डायरेक्टर नहीं बुला रहे तो उसके रेम्यूनरेशन में से काट लिया जाएगा। उसके बाद सर दोस्तों दीपा मिश्रा, दोस्तों थोड़ा सा ना प्लीज स्पेलिंग्स पे ध्यान रखा करो। हम लोग इतनी मेहनत करते, इतनी सारी चीजें समझते, अगर एग्जाम में स्पेलिंग गलत लिख करके आ जाए ना तो फिर अपने को मार्क्स का बहुत नुकसान हो जाता है। तो सर रिइंबर्स कंपनी करेगा। आगे बढ़ते हैं। 21 क्लियर डेज का नोटिस जाएगा। नोटिस आप सारे मेंबर्स को भेजोगे और मीटिंग बुलाओगे। मीटिंग का डे क्या होगा सर? एनी डे अदर देन नेशनल हॉलीडे। मीटिंग का प्लेस क्या होगा? आपको पता है प्लेस जो होगा वो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। हाँ, मीटिंग का डे क्या होगा आपका? एनी डे क्या होगा? एनी डे अदर देन नेशनल हॉलीडे। प्लेस क्या होगा सर? आपका प्रेफरेबली रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, और आपका उसके अलावा बिजनेस आवर्स के अंदर मीटिंग होगा, सुबह 9 बजे से 6 बजे। सारे रूल वही हैं। सर ये नोटिस क्या आप ईमेल में भेज सकते हो? जी हाँ, ये नोटिस आप ईमेल में चाहो तो भेज सकते हो। इस तरह के बहुत सारे प्रोविजन है ईजीएम के। मैं देख लेता हूं कुछ पॉइंट छूटा है क्या। हाँ सर ये जो नोटिस आप बुला रहे हो ना, ये जो मीटिंग आप बुला रहे हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैं अगर रिक्विजिशनिस्ट हूं और मैं गौतम अडानी के सारे शेयर होल्डर्स का मीटिंग बुला रहा हूं। क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने बोला गौतम अडानी को निकालना है। क्यों निकालना है सर? मैंने रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, कर रहा था कुछ, ठीक है। अब मेरे को ना रास्ते में दिख गए गौतम अडानी कुछ करते हुए, ठीक है, तो मेरे को लगा यार ये गलत बात है यार, इसको मेरे कंपनी का डायरेक्टर नहीं रहने दूंगा। तो जरूरी नहीं है कि वो जो कर रहे थे वो मैं सारे शेयर होल्डर को बताऊं। मैं जो नोटिस भेज रहा हूं ना उसमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा,
उसमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अगर जाए या ना जाए जरूरी नहीं है सर। एक सिंपल सा पॉइंट बताता हूं, ये मीटिंग है ईजीएम, ईजीएम है तो इसमें सारे बिजनेस जो होंगे वो स्पेशल बिजनेस होंगे। सारे स्पेशल बिजनेस को क्या लगता है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगता है। पर यहां पे आपके एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आपको रीजंस डिस्क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहो तो कर लो, वरना कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सर, अगर आपने एक्सीडेंटली ओमिट कर दिया किसी को नोटिस भेजना तो उससे मीटिंग जो है वो इनवैलिडेट नहीं होगा। एक ये इंपॉर्टेंट केस लॉ है। इंपॉर्टेंट केस लॉ क्या है कि अगर आप रिक्वेजिशनर्स जो है क्या उनको रीजन स्पेसिफाई करना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं, उनको रीजन स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मुद्दा बता देने से काम हो जाएगा। और ये डिसाइड हुआ था एलआईसी वर्सेस एस्कॉर्ट्स के केस में। एक केस लॉ था एलआईसी वर्सेस एस्कॉर्ट का, वहां पे ये डिसाइड हुआ था कि आपको इस तरीके से क्या करना होगा, आपको मुद्दा आपको सिर्फ मैटर बताना होगा, रीजन बताने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सर मेरे को एक बात बताओ, अब आ जाते हैं अगले सेक्शन में जिसका नाम है सेक्शन 101 जो है नोटिस टू शेयर होल्डर। सर नोटिस कब भेजोगे? जब भी आपका एनुअल जनरल मीटिंग है ना, उसके कम से कम 21 क्लियर डेज पहले जो है आपका नोटिस सर्व हो जाना चाहिए। सर 21 क्लियर डेज मतलब क्या? जो एजीएम वाला दिन है और जो नोटिस सर्व होने वाला दिन है, ये दोनों दिन को इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब इसके बीच में गैप 21 डेज का होना चाहिए। अब सर नोटिस अगर आप चाहते हो कि 21 डेज पहले सर्व हो जाए तो आपको इसके 48 आवर्स पहले नोटिस को क्या करना पड़ेगा? डिस्पैच करना पड़ेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि सर सेक्शन 20 याद करो, उसमें लिखा था कि जब आप नोटिस एजीएम का भेजते हो ना और जब डिस्पैच करते हो ना तो उसके 48 आवर्स के बाद उसको डीम्ड सर्व्ड मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? डीम्ड टू बी सर्व्ड मान लिया जाता है। तो इसलिए आपको 48 आवर्स पहले भेजना पड़ेगा। अब सर दूसरा पॉइंट ये है, आपने बोला 21 डेज का नोटिस चाहिए, पर क्या शॉर्टर पीरियड का नोटिस हो सकता है? मतलब कम समय का, 15 दिन का, 20 दिन का? हाँ हो सकता है, डिपेंड करता है एजीएम है कि ईजीएम है। अगर एजीएम है ना तो आपको 95% ऑफ मेंबर्स का कंसेंट चाहिए होगा। 95% ऑफ मेंबर्स का कंसेंट चाहिए होगा कि हम शॉर्टर पीरियड पे मीटिंग बुला लेंगे। मेंबर्स का, पेड अप शेयर कैपिटल या वोटिंग पावर नहीं। पर अगर आपका ईजीएम है ना तो डिपेंड करता है कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है कि कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है। सर अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो उस केस में सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर हैविंग शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो एक यूनिक तरह का इन्होंने निकाला है। इन्होंने बोला 95% ऑफ शेयर कैपिटल तो अपन देखेंगे, साथ में अपने को मेजॉरिटी इन मेंबर्स भी चाहिए। मेजॉरिटी इन मेंबर्स मतलब क्या? जितने मेंबर्स है ना, नंबर ऑफ मेंबर्स मान लो 100 है तो हमको 51 मेंबर्स का भी अप्रूवल चाहिए और हमको उतने लोगों का भी अप्रूवल चाहिए जो 95% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं। तभी जाके आप ईजीएम को शॉर्टर नोटिस पे बुला सकते हो। और दूसरा, आपको ना अगर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो सिर्फ 95% ऑफ वोटिंग पावर से काम हो जाएगा। 95% ऑफ वोटिंग पावर से काम हो जाएगा। लॉ कह रहे हैं सीधे सीधे मत करना बे, मत करना। ये सब टफरी क्यों कर रहे हैं? नहीं देंगे तेरे को हम करने, शॉर्टर पीरियड में मीटिंग मत बुला। उसके बाद सर मेरे को एक बात बताओ, उसके बाद और क्या पॉइंट्स है? सर ये हो गया, ये हो गया। सर नोटिस में आप प्लेस, डेट, टाइम, आवर सब कुछ बताओगे और ये भी बताओगे क्या बिजनेस कंडक्ट करने वाले हो, ताकि शेयर होल्डर उस हिसाब से डिसीजन ले पाए कि मेरे को आना है नहीं आना है। सर नोटिस किसको दोगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। मैंने आपको बोला है नोटिस जो है आप वो पागल लोगों को दोगे, मैड लोगों को दोगे। मैड क्या हो गया सर? मैड हो गया मेंबर, ऑडिटर और डायरेक्टर। और अगर आपके मेंबर की डेथ हो गई है तो डेथ होने के केस में आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे दोगे, और अगर इंसॉल्वेंट हो गया है तो आप उसके असाइनी को दे दोगे, पर आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। तो नोटिस सर आप हमेशा मैड लोगों को देते हो, पागल लोगों को देते हो। अगर आपका एक्सीडेंटल ओमिशन हो गया, मतलब गलती से अगर रह गया, गलती से मिस्टेक हो गई, तो लॉ कहता है भैया माफी है, चल तू ज्यादा टेंशन मत ले, तेरे एक्सीडेंटल ओमिशन की वजह से तेरा मीटिंग इनवैलिड नहीं हो जाएगा, तेरा मीटिंग इनवैलिड नहीं हो जाएगा। समझे? आगे सुनो सर, व्हाट आर द मोड्स ऑफ सेंडिंग नोटिस? आप नोटिस किस तरीके से भेज सकते हो? सवाल एग्जाम में ये उठ करके आता है, क्या इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी नोटिस भेज सकते हो? ई मीन से, ईमेल से भी नोटिस भेज सकते हो क्या? सर आपको 4 पॉइंट लिख के आने एग्जाम में, आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। पहला पॉइंट आपको ये लिखना है कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से नोटिस भेजना जो है वो स्टैट्यूटरीली रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब लीगली अलाउड है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स मतलब क्या होता है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरा, आप क्या लिखोगे? नोटिस जो भेज रहे हो आप ताऊ के थ्रू भेजोगे। ताऊ मतलब टेक्स्ट, अटैचमेंट या यूआरएल। आप या तो टेक्स्ट टाइप करके भेज सकते हो या अटैचमेंट कर दो या आप लिंक दे दो, यूआरएल दे दो, पर इस तरीके से आप नोटिस भेज सकते हो। ईमेल किसको दोगे सर? आप सारे एंटाइटल्ड पर्सन को एड्रेस करोगे, मतलब जो भी हकदार है ईमेल पाने का। उसके बाद सर आप उसमें
क्या एक इंसान अपना ईमेल आईडी चेंज कर सकता है या ऐड कर सकता है? हाँ जी सर, साल में एक बार आप कम से कम ये मौका दोगे जहां पे ईमेल आईडी चेंज और ऐड हो सकता है। अब सब्जेक्ट लाइन दोगे ईमेल का जिसमें आप बताओगे कंपनी का नाम क्या है, नोटिस क्या है और प्लेस एंड डेट क्या है मीटिंग का। मैंने आपको क्लास में दिखाया था, जो आपको मैंने कौन से कंपनी का दिखाया था, एचडीएफसी बैंक का दिखाया था डिविडेंड वाले कॉन्सेप्ट में। तो उनका जो नोटिस आता है ना उसमें पूरा ये सारी चीजें लिखी होती है और उसके बाद आप वेबसाइट में डाल दोगे नोटिस और अदर वेबसाइट में भी आप ये नोटिस को प्लेस कर दोगे। अब सर आपको नोटिस अगर भेजना है तो 48 आवर्स पहले भेजना पड़ेगा, क्योंकि 48 आवर्स के बाद वो डीम्ड सर्व्ड मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? डीम्ड सर्व्ड मान लिया जाता है। अब सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब दे दो मेरे को। सर क्या एक इंडिविजुअल डायरेक्टर जनरल मीटिंग के लिए बुला सकता है? इंडिविजुअल डायरेक्टर मतलब क्या? मतलब इकलौता इंसान, एक इकलौता इंसान क्या वो जनरल मीटिंग के लिए बुला सकता है? द आंसर इज सर इंडिविजुअल डायरेक्टर कभी भी नहीं बुला सकता मीटिंग। मीटिंग जो है माना कि डायरेक्टर बुलाते हैं, पर मीटिंग को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुलाता है। एक डायरेक्टर अचानक से सो के उठा बोला यार सारे शेयर होल्डर को बुलाओ, नहीं बुला सकता वो। दूसरा सर, कंपनीज ऑब्लिगेशन टू सेंड नोटिस हैज बीन। सर देखो क्या हुआ, कंपनी ने ईमेल भेजा, सामने वाले को ईमेल मिला नहीं, मैंने ईमेल भेजा, मेरे तरफ से सक्सेसफुली सेंड दिख रहा है, मेरे सेंड आइटम्स में आ गया, पर सामने वाले को नहीं मिल रहा है, तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मेरा काम था मेरे तरफ से भिजवाना। मैं ये नहीं देख सकता कि जो ट्रांसमीटर है या बीच में जो ट्रांसमिशन है वो प्रॉपरली जा रहा है कि नहीं। अ कंपनीज ऑब्लिगेशन टू सेंड नोटिस शैल बी सैटिस्फाइड व्हेन इट ट्रांसमिट्स द ईमेल। जब उसने भेज दिया, कंपनी कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ ईमेल बियॉन्ड कंट्रोल। आप ट्रांसमिशन करवा के नहीं दे सकते सर, ठीक है। सर अगर मेंबर ने अपना ईमेल आईडी नहीं दिया तो मैं कहां से भेजूंगा उसको ईमेल? मैं नहीं भेज पाऊंगा। और कंपनीज एक्ट डज नॉट प्रोवाइड एनीथिंग स्पेसिफिक रिगार्डिंग कॉन्डोनेशन ऑफ डीले इन गिविंग नोटिस। सर कॉन्डोनेशन ऑफ डीले मतलब क्या? अगर मैंने मेंबर्स का अप्रूवल नहीं लिया पर मैंने एजीएम का नोटिस जो है ना 21 डेज की जगह 15 डेज का नोटिस दिया और बाद में मैं बोल रहा हूं मैं अपने शेयर होल्डर को मीटिंग में पूछ करके माफी मांग लूंगा, कॉन्डोनेशन ले लूंगा, क्या तुम कॉन्डोनेशन फॉर डीले करवा सकते हो? नहीं, कंपनीज एक्ट में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कॉन्डोनेशन ऑफ डीले को लेकर के, ठीक है। अब सर आगे बढ़े, बोलो सर आगे बढ़े क्या? हाँ बहुत बड़ा चैप्टर है, आगे बढ़ते। मेरी बात सुनो दोस्तों, दोस्तों तुम ये रिवीजन वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे कि नहीं ये बता दो। पहले मेरे को ये बता दो, तुम लोग शेयर करोगे कि नहीं अपने दोस्तों के साथ? हाँ कि नहीं? कि तुम बोलोगे नहीं नहीं, बहुत पॉजिटिव हो जाओगे, बोलोगे नहीं नहीं ये वीडियोस हमारे लिए स्पेशल है, हम किसी को नहीं देंगे, क्या? चलो सर 105 तक चलते हैं फिर ब्रेक लेंगे। सुनो 102 102 102 क्या है सर? 102 सिंपल सी बातें करता है। बिजनेस दो तरह का होता है बेटा, एक ऑर्डिनरी बिजनेस, एक स्पेशल बिजनेस। पर अम्मी जान ने तो कहा था कोई भी धंधा स्पेशल ऑर्डिनरी नहीं होता, कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता। अरे पर है, बिजनेस जो होता है ऑर्डिनरी और स्पेशल होता है। अगर आप एजीएम में ये 4 बिजनेस कर रहे हो तो उसको ऑर्डिनरी बिजनेस माना जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख करके कंपनी ने बोला इस बार जो डिविडेंड जो है वो डायरेक्टर्स को भी मिलेगा और ऑडिटर्स को भी मिलेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख करके कंपनी ने बोला जो डिविडेंड है वो डायरेक्टर्स को भी मिलेगा और ऑडिटर्स को भी मिलेगा। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या? टू कंसिडर एंड अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिविडेंड, टू डिक्लेयर द डिविडेंड ऑफ द फॉर द फाइनेंशियल ईयर। डायरेक्टर्स का क्या? टू अपॉइंट अ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ द रिटायरिंग डायरेक्टर। तुम लोग मेरे पीछे पीछे बोलो ना, टू अपॉइंट अ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। एंड ऑडिटर क्या है? टू अपॉइंट अ ऑडिटर एंड फिक्सिंग रेम्यूनरेशन देयरऑफ, उनकी तनख्वाह भी डिसाइड करना। ये 4 काम क्या होता है सर? ये 4 काम ऑर्डिनरी बिजनेस होता है जब आप एजीएम में कर रहे हो। इसके अलावा कोई भी और बिजनेस आप एजीएम में कर रहे हो ना वो स्पेशल बिजनेस होता है। और सर ईजीएम में तो आप जो भी करो, ईजीएम में तो जो भी करो वो सारी चीजें स्पेशल बिजनेस ही होती है। ये पॉइंट आपको समझ आ गया। अब सर स्पेशल बिजनेस बनाने का फायदा क्या है? कोई भी चीज अगर स्पेशल बिजनेस है ना तो आप जो नोटिस भेजोगे ना, नोटिस में आप एक स्टेटमेंट अटैच करोगे जिसको हम कहते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। क्या कहते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या है? बेसिकली नोटिस में एक अटैचमेंट रहता है जिसमें आप ये स्पेशल बिजनेस के एक एक लाइन आइटम को बहुत डिटेल में समझाते हो। इसमें सर आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है, जिस डिस्क्लोजर को मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं, एक है जनरल डिस्क्लोजर और एक स्पेसिफिक डिस्क्लोजर। जनरल डिस्क्लोजर क्या है सर? जनरल डिस्क्लोजर ये है कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उस ट्रांजैक्शन में नेचर ऑफ इंटरेस्ट,
नेचर ऑफ इंटरेस्ट क्या सर? नेचर ऑफ इंटरेस्ट फाइनेंशियल और अदरवाइज किसी भी तरह का इंटरेस्ट अगर आपकी कंपनी के प्रमोटर का, डायरेक्टर का या की मैनेजर पर्सन का या उनके रिलेटिव का है अगर इस ट्रांजैक्शन में, तो वो नेचर ऑफ इंटरेस्ट उनको बताना पड़ेगा। मतलब सर मान लो अगर अडानी जो है वो किसी इंसान के साथ स्पेशल बिजनेस कर रही है, तो ये इंसान के साथ अडानी के किसी डायरेक्टर का अगर कोई इंटरेस्ट है ना, तो उसको बताना पड़ेगा और डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और दूसरी चीज सर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर वो दूसरा इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, हर वो इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा जिससे डिसीजन मेकिंग इजी हो जाएगा। क्या डिसीजन मेकिंग यानी कि क्या, ताकि शेयर होल्डर मीटिंग में आकर के रेजोल्यूशन पास कर सके। तो आपको हर वो इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा जिससे शेयर होल्डर एक इंफॉर्म्ड डिसीजन ले सके। ये हो गया सर एक जनरल प्रोविजन। अच्छा, स्पेशल प्रोविजन क्या है? स्पेशल प्रोविजन ये है कि अगर एक कंपनी जो है वो किसी और कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन में एंटर कर रही है और इस कंपनी का जो प्रमोटर, की मैनेजर पर्सन या डायरेक्टर है वो अकेले या बाकी लोगों के साथ मिला करके इस कंपनी का 2% या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करता है, तो लॉ कहता है भैया तू इस कंपनी के साथ इंटरेस्टेड है और ये कंपनी के साथ अगर कोई भी स्पेशल बिजनेस कर रहा है ना, तो उसके एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में तेरा शेयर होल्डिंग आ जाना चाहिए। तो ये स्पेसिफिक क्या डिस्क्लोजर हो गया? अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है और वो दूसरे कंपनी में मेरे प्रमोटर, की मैनेजर पर्सन या डायरेक्टर, उनका रिलेटिव नहीं लिखा है सर, उनका रिलेटिव नहीं लिखा है सर, प्रमोटर, डायरेक्टर या की मैनेजर पर्सन 2% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं, तो क्या माना जाएगा? क्या तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोजर देना पड़ेगा अपने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में कि देखो हमारा डायरेक्टर शेयर होल्ड करता है, आप जरा सोच समझ करके अप्रूवल देना। समझे क्या? ये आपका पूरा डिस्क्लोजर का पॉइंट हो गया सर आपके एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। सारे पॉइंट्स हो गए। और अगर सर आपने यहां पे कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, अगर आपने इस सेक्शन के हिसाब से एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं दिए, तो एवरी प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर who is in default shall be liable to a penalty of higher of 50,000 और 5 times the amount of benefit accrued to such promoter। सर एक पॉइंट बता देता हूं, अगर जनरल पॉइंट ये है कि अगर आप यहां पे ये डिस्क्लोजर नहीं कर रहे हो ना, डिस्क्लोजर नहीं कर रहे हो और डिस्क्लोजर करने की वजह से कोई भी बेनिफिट हुआ आपको, मतलब क्या, अगर अडानी है, अडानी जो है वो ट्रांजैक्शन कर रहा है जीत अडानी के साथ और अडानी का जो डायरेक्टर है उसका खुद का नाम जीत है और वो इस कंपनी में क्या है, प्रमोटर है, क्या है, कंपनी में प्रमोटर है, तो वो तो इंटरेस्टेड है ना, तो उसने अगर अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं किया और ये ट्रांजैक्शन अप्रूव हो गया, तो ट्रांजैक्शन अप्रूव होने के बाद जो भी बेनिफिट हुआ है ना जीत को, वो बेनिफिट जो है वो पूरा का पूरा कंपनी को लौटाया जाएगा। इट विल बी हेल्ड इन द ट्रस्ट ऑफ सच पर्सन एंड विल बी कॉम्पनसेटेड टू द कंपनी। माना जाएगा आप कंपनी के भरोसे पे रख रहे हो और कंपनी को पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। ये आपका क्या था सर, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट वाला पूरा का पूरा प्रोविजन था। अब सर उसके बाद आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन पे जिसका नाम है कोरम। सर कोरम क्या होता है, क्या आप मेरे को बता सकते हो? व्हाट इज कोरम? कोरम क्या होता है सर? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट टू हैव अ वैलिड मीटिंग। तो लॉ क्या कहता है? कोरम क्या होता है सर? सबसे पहले अलग अलग होता है, पब्लिक कंपनी में अलग और प्राइवेट कंपनी में अलग, पर सबसे पहले एक लाइन हमेशा लिख देना कोरम में, अनलेस एओए प्रोवाइड्स फॉर अ लार्जर नंबर। अगर एओए में कोई लार्जर नंबर लिखा है तो अलग बात है, तो अलग बात है, पर अनलेस एओए प्रोवाइड्स फॉर अ लार्जर नंबर, पब्लिक कंपनी के केस में कोरम क्या होगा? 0 to 1000 का, 1001 to 5000 का और मोर देन 5000 का सर कोरम होगा 5, 15 और 30। पर प्राइवेट कंपनी के केस में सिर्फ 2 मेंबर कोरम होंगे और ये सारे मेंबर्स को पर्सनली प्रेजेंट गिना जाएगा। मतलब प्रॉक्सी को कोरम के पर्पस के लिए नहीं गिना जाता है, पर्सनली प्रेजेंट आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद सर मेरे को बताओ कोरम कब होना चाहिए? जब आपका मीटिंग का टाइम था ना, उसके 30 मिनट्स के अंदर या फिर हाफ एन आवर के अंदर आपका कोरम मीट हो जाना चाहिए। अगर हाफ एन आवर के अंदर कोरम मीट नहीं हुआ तो क्या होगा सर? अगर देखो एक तो नॉर्मल मीटिंग अगर है ना, तो आपकी मीटिंग एडजर्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एडजर्न क्या होगा सर? देखते हैं। पर अगर सर ये वो मीटिंग है जो सेक्शन 100 के अंदर रिक्विजिशनिस्ट ने बुलाया है, किसने बुलाया है? रिक्विजिशनिस्ट। वो नहीं था क्या जहां पे रिक्विजिशनिस्ट बोल करके मीटिंग बुला सकता है? अगर रिक्विजिशनिस्ट के बुलाए हुए मीटिंग में अगर कोरम नहीं आता है ना, तो लॉ बोलता है कैंसिल करो, गधे लोग, टाइम वेस्ट कर रहे हो कंपनी का। एक शेयर होल्डर दूसरे शेयर होल्डर को मीटिंग के लिए बुला रहा है, दूसरा शेयर होल्डर आ भी नहीं रहा है। तो सर लॉ क्या कहता है? एडजर्न मीटिंग जो है, रिक्विजिशनिस्ट वाली मीटिंग कैंसिल हो जाएगी, पर जो नॉर्मल मीटिंग होती है वो एडजर्न हो जाएगी। सर कब के लिए एडजर्न होगी? या तो वो सेम टाइम, सेम प्लेस, सेम डे, नेक्स्ट वीक, मतलब सिर्फ अगला हफ्ता हो गया, बाकी सब वही है, सब कुछ वही है, बस नेक्स्ट वीक हो गया। या फिर सच अदर टाइम पीरियड एज द बोर्ड में डिसाइड, बोर्ड डिसाइड कर सकता है कि कौन सा टाइम कब होगा मीटिंग। अगर आप जो भी टाइम डिसाइड करो, आपको कम से कम 3 दिन पहले नोटिस तो देना पड़ेगा कि भैया हजरात मीटिंग है, आ जाना। और ये जो नोटिस है आप न्यूज़पेपर में तो दोगे और वेबसाइट में भी अपने डालोगे।
सर ये सब क्या है, ये बेसिक प्रोविजन है, क्या कहा मैंने, 30 दिन के अंदर मीटिंग आपका 30 मिनट के अंदर कोरम आ जाना चाहिए। अगर 30 मिनट के अंदर कोरम नहीं आया तो आपकी मीटिंग एडजर्न हो जाती है, या तो ऑटोमेटिक एडजर्न हो जाता है या फिर मैन्युअली आप एडजर्न करोगे और डेट आप डिसाइड करोगे। अगर उस केस में आपको 3 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस आप न्यूज़पेपर में भी दोगे और आप क्या करोगे, आप उसको वेबसाइट में भी दोगे। पर सर अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आया तो, सर एडजर्न मीटिंग में कोरम अगर आ गया तो वेरी गुड, पर एडजर्न मीटिंग में भी अगर 30 मिनट के अंदर कोरम नहीं आया तो जो लोग आए हैं, जो लोग आए हैं उनको कोरम मान लिया जाएगा, जितने भी लोग हैं उनको कोरम मान लिया जाएगा। सर अगर 4 मेंबर आए हैं तो कोरम, 2 मेंबर आए हैं तो कोरम, 1 मेंबर आए तो नहीं। सर 1 मेंबर आते हैं तो कोरम नहीं माना जाता है, 1 मेंबर का कभी भी मीटिंग नहीं होता है। 1 मेंबर का मीटिंग का सिर्फ एक ही केस है जो सेक्शन 97 और 98 है, जहां पे आपका सेंट्रल, जहां पे आपका ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे रहा है कि 1 मेंबर में भी कोरम मान लूंगा गुस्से गुस्से में, पर उसके अलावा 1 मेंबर का कभी भी मीटिंग नहीं होता है। प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है ना, प्रैक्टिकली दिमाग खराब है क्या, बोलेंगे लॉ। अक्सर छोटी छोटी बातें मेरे को बता दो जो मैं आपको पूछ रहा हूं, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको मैंने क्लास में एक क्वेश्चन कराया था, वही वही बता दो मेरे को, रुक जाओ रुक जाओ। हाँ सर, मेरे को ये वाला क्वेश्चन वापस से याद दिला दो। कोरम मेरे को बताना, कोरम कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स अगर 1500 है तो आपको कोरम कितना चाहिए, 15 का कोरम चाहिए। मेरे को बताना किसको किसको कोरम में गिनोगे। एबीसी जो है शेयर होल्डर है, मीटिंग में आए थे, गिनोगे, हाँ सर उन तीनों को गिनोगे। दूसरा डी और ई जो है ज्वाइंट शेयर होल्डर है, मैं और निधि ने मिल करके इन्वेस्ट किया, तो जो दो जिस्म एक जान जो होते हैं उसको एक ही गिना जाता है। एफ एंड जी प्रेफरेंस शेयर होल्डर, सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का ये मीटिंग में क्या काम है, ये अज्यूम करता हूं मैं कि जो मीटिंग है उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कोई रोल नहीं है तो उनको कोरम के लिए नहीं गिना जाएगा। प्रॉक्सीज, नहीं सर प्रॉक्सीज को भी नहीं गिनोगे आप। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट, अगर कोई प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, सर प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव कब होता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर होल्डर है तो शेयर्स प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव, सर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट को मेंबर माना जाता है और एक गिना जाएगा। सिमिलरली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नर कब, जब स्टेट गवर्नमेंट शेयर होल्डर है तो उस केस में उनको भी एक माना जाता है। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, अगर मान लो एक कंपनी में दूसरी कंपनी शेयर होल्डर है, वो दूसरी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव मेरे मीटिंग में आ रहा है तो उसको भी माना जाएगा सर, गिन लिया जाएगा। अब सर एम सबसे इंपॉर्टेंट है, एम एक बंदा था जो मीटिंग में आया था जो बॉडी कॉर्पोरेट 2 और बॉडी कॉर्पोरेट 3 दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसको कितना गिनोगे कोरम के पर्पस ले, उसको 2 गिनोगे। क्यों, क्योंकि सर 2 अलग अलग बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भले एक शरीर में इंसान आया है पर 2 कंपनी आई है, उसको 2 गिना जाएगा कोरम के पर्पस के लिए। सर समझ आया आपको ये, अगर ये सारे ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए ना, इसके ऊपर कोरम का कुछ नहीं बचा, ठीक है। चलो सर अगला, सर अगला बहुत सिंपल है। ओ बेटा, अरे ओ बाबूजी, सुनो सर अगला बहुत सिंपल है, मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज। दोस्तों दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सेक्शन अगला सेक्शन है 104। 104 क्या है, 104 बात करता है चेयरमैन के बारे में। हम 104 करेंगे, 105 करेंगे, 112 करेंगे, 113 करेंगे, फिर एक बार के लिए रुक जाएंगे। 104 क्या बात करता है सर, चेयरमैन के बारे में बात करता है। चेयरमैन के बारे में क्या बात करता है कि चेयरमैन जो होता है वो कैसे अपॉइंट होता है, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। मेंबर्स जो मीटिंग में आते हैं ना वो आपस में ही किसी को भाई शो ऑफ हैंड्स जो है वो चेयरमैन बना सकते हैं, भाई शो ऑफ हैंड्स चेयरमैन बना सकते हैं आपस में से ही किसी को। पर अगर अगर मान लो पोल का डिमांड कर दिया गया, क्या कर दिया गया, पोल का डिमांड कर दिया गया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, तो क्या होगा, ये जो शो ऑफ हैंड्स है, जिस बंदे को आपने चेयरमैन बनाया था, मान लो राम को आपने चेयरमैन बनाया था, तो अब राम क्या करेगा, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। कैसे, राम जो है ना वो क्या करेंगे, पोल करवाएंगे और पोल में ये डिसाइड होगा कि जो चेयरमैन है वो कंटिन्यू करेगा कि कोई नया चेयरमैन आएगा। जब तक ये पोल का रिजल्ट नहीं आ जाता ना तब तक वो चेयरमैन जो है वो कंटिन्यू करेगा, और जैसे ही पोल का रिजल्ट आ जाता है नया वाला चेयरमैन टेक ओवर कर लेगा। अब सर चेयरमैन का रोल क्या होता है मीटिंग में, चेयरमैन का रोल होता है मीटिंग का डेकोरम मेंटेन करना, शांति होनी चाहिए मीटिंग में, मीटिंग को पूरा कंडक्ट करना, और अगर कल को कोई टाई हो जाता है तो सेकंड वोट या कास्टिंग वोट डालना, क्या वोट डालना, सेकंड वोट या कास्टिंग वोट डालना चेयरमैन का काम होता है। ये आपका चेयरमैन का बेसिक सा प्रोविजन था सर। उसके बाद आ जाओ सेक्शन 105 में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉक्सी फॉर्म के बारे में क्या बोलता है सर, लॉ ये कहता है हर मेंबर जो है, एकदम ध्यान से सुनना, एकदम दिमाग घुसा करके सुनना, इसमें ये वाला प्रोविजन सुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। अरे बोलो सुनोगे कि नहीं, अरे बोलो सुनोगे कि नहीं बच्चों। सर इधर देखो, इधर देखो, सर इधर देखो प्लीज, मेरी आंखों में देखा कर जब मैं बात करता हूं, मैं वो लौंडा हूं जो तेरे साथ पढ़ता हूं। मेरी बात सुनो, व्हाइट गिनी लाया हूं तुझे पिक करने, देख लो
ठीक है, कल गाऊंगा। मेरी बात सुनो दोस्तों, मैंने क्या कहा, सेक्शन 105 किस बारे में बात करते हैं, प्रॉक्सीज के बारे में बात करता है। हर मेंबर को जो है ना राइट होता है टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी, और ये प्रॉक्सी जो है मेंबर के बिहाफ में मीटिंग अटेंड करेगा और मीटिंग में वोट करेगा। पर सर प्रॉक्सी जो है ना उसका मीटिंग में कोई राइट टू स्पीक नहीं होता है, ज्यादा बोल नहीं सकता वो, और पूरा जो होशियारी मारता है ना प्रॉक्सी वो पोलिंग में मारते हैं। किसमें? पोलिंग में। शो ऑफ हैंड्स वगैरह में वो क्या नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, होशियारी नहीं मार सकता। तो ये आपका प्रॉक्सी होता है जो अटेंड और वोट कर सकता है मीटिंग। तो सर लॉ ये कहता है, ओए कंपनी, तू जब भी अपने मेंबर को नोटिस भेज रहे हैं ना, वो नोटिस में बता देना मेंबर को कि मेंबर सुन, तू ना एक प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है जो तेरे बिहाफ में मीटिंग अटेंड करके वोट कर सकता है। पर ये प्रॉक्सी अपॉइंट करने के, प्रॉक्सी अपॉइंट तो कर लेना, पर मेरी बात ध्यान से सुनो सर, क्या ये प्रॉक्सी का भी खुद का उस कंपनी का मेंबर होना जरूरी है? क्या प्रॉक्सी का खुद का मेंबर होना जरूरी है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, प्रॉक्सी का खुद का मेंबर होना जरूरी नहीं है। पर सेक्शन 8 कंपनी, आई रिपीट, नॉट निधि कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी में क्या है, मेंबर होना जरूरी है। मतलब अगर एक मेंबर किसी और को प्रॉक्सी बनाना चाहता है तो वो प्रॉक्सी भी मेंबर होना चाहिए सेक्शन 8 कंपनी के केस में। अब सर उसके बाद आगे की बात सुनो सर, आप एक प्रॉक्सी अपॉइंट तो कर दोगे, प्रॉक्सी अपॉइंट कैसे होएगा सर? प्रॉक्सी अपॉइंट कर, अच्छा सुनो सर, थोड़ा थोड़ा लिमिट्स की बात कर लेते हैं। क्या ये जो प्रॉक्सी बन रहा है, प्रॉक्सी कौन बन रहा है? मान लो हर्ष जो है वो प्रॉक्सी बन रहा है। कौन बन रहा है? हर्ष जो है वो प्रॉक्सी बन रहा है। हर्ष क्या कितने शेयर होल्डर की प्रॉक्सी बन सकता है? तो लॉ ने बोला मैक्सिमम 50 शेयर होल्डर के लिए तुम प्रॉक्सी बन सकते हो, और वो 50 शेयर होल्डर भी है ना, वो मैक्सिमम 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल होल्ड कर रहे हैं, 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रहे हैं, सिर्फ उतने लोगों के लिए आप प्रॉक्सी बन सकते हो। पर सर अगर एक शेयर होल्डर है जो 20% अकेला होल्ड करता है, तो वो किसी को प्रॉक्सी नहीं बना सकता। वो प्रॉक्सी बना सकता है, पर वो सिर्फ एक जने को, एक सिंगल पर्सन को प्रॉक्सी बनाएगा, और वो सिंगल पर्सन जो है ना किसी और के लिए प्रॉक्सी नहीं बनेगा। वो मतलब हर्ष को अगर प्रॉक्सी बनाता है तो हर्ष फिर किसी और का प्रॉक्सी नहीं बनेगा। सर एक सवाल का जवाब दो, जो मेंबर था उसका नाम था राम, क्या राम एक से ज्यादा प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है? कि राम एक से ज्यादा प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है? जी हां सर, राम जो है अगर मान लो उसके पास 300 शेयर्स हैं तो वो 100 शेयर करके 3 अलग अलग प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है, उसके पास पूरा राइट्स है। पर सर प्रॉक्सी का लिमिट्स क्या है? वो मैक्सिमम 50 लोगों का प्रॉक्सी हो सकता है जो 1/10 कैपिटल होल्ड कर रहे हैं। अगर 1/10 से ज्यादा कैपिटल कोई होल्ड कर रहे हैं तो उसका प्रॉक्सी बन जाना, उसके अलावा और किसी का भी प्रॉक्सी मत बनना। ये आपका पूरा प्रोविजन है सर प्रॉक्सी का बेसिक। अब सर सुनो, अगर एक मेंबर जो है वो एक प्रॉक्सी अगर अपॉइंट करना चाहता है तो मेंबर को कंपनी को इंटीमेट करना पड़ेगा। कितने समय पहले इंटीमेट करना पड़ेगा सर? आपके जनरल मीटिंग के कम से कम 48 आवर्स पहले इंटीमेट करना पड़ेगा। एक प्रॉक्सी फॉर्म भर के देना पड़ेगा, जो फॉर्म है MGT 11 यानी कि क्या, एक और एक 11। प्रॉक्सी क्या, एक मेंबर एक प्रॉक्सी, तो उस तरीके से एक और एक 11। तो सर आपको 48 आवर्स पहले देना पड़ेगा। मतलब सर अगर जनरल मीटिंग 14 फरवरी को है, ओ मजे आए तुमको। सुनो सर, अगर 14 फरवरी को है तो आपको कम से कम 2 दिन पहले, मतलब 12 फरवरी तक जमा करवाना पड़ेगा। अगर सर 12 फरवरी के पहले जमा करवा दिए तो वेरी गुड, पर उसके बाद करवाओगे ना तो वो वैलिड प्रॉक्सी फॉर्म नहीं होगा। सर एक कंपनी ने क्या किया, अपने AOA में लिख दिया कि 48 आवर्स पहले नहीं, तुमको 72 आवर्स पहले जमा करवाना है। हम स्ट्रिक्ट बना रहे हैं तुम्हारे लिए, 72 आवर्स पहले जमा करवाना है। तो लॉ ने बोला बिल्कुल भी नहीं, आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है ना, ये 48 आवर्स के लिमिट को नहीं छेड़ सकते। ये लॉ ने फिक्स कर दिया है, लॉ ने क्लियरली लिख दिया, इवन इफ AOA प्रोवाइड्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड, कंपनी 48 आवर्स के अंदर, 48 आवर्स पहले एप्लीकेशन ले लेगी, उससे और ज्यादा पहले मना नहीं करेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी बोल रही है अरे तुमने तो 4 दिन पहले नहीं दिया, हम नहीं लेंगे। नहीं सर, 2 दिन पहले दे रहा हूं, आपको लेना पड़ेगा। अब सर कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत चुल होती है। अभी सर मान लो मैं, राम ने क्या किया, हर्ष को बना दिया प्रॉक्सी। अभी किसी और इंसान को जाकर के ये प्रॉक्सी फॉर्म जो है ना वो इवैल्यूएट करना है, क्या वो कर सकता है? हाँ सर, उसको कंपनी को इंटीमेट करना पड़ेगा जनरल मीटिंग के कम से कम 3 दिन पहले। उसको ये बताना पड़ेगा मैं ना प्रॉक्सी फॉर्म देखना चाहता हूं। उसके बाद सर आप इंस्पेक्ट कब करोगे? आपका जनरल मीटिंग स्टार्ट होने से लेकर के जनरल मीटिंग खत्म होने तक, और उसके भी पहले 24 आवर्स पहले तक, इस समय में किसी भी बिजनेस आवर्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप इंस्पेक्शन कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? इंस्पेक्ट कर सकते हो प्रॉक्सी फॉर्म को। ये पीरियड के बीच में जो भी बिजनेस आवर्स है उसमें आप क्या कर सकते हो? इंस्पेक्ट कर सकते हो। ये आपका प्रोविजन है सर। क्या कहा मैंने ये कहा आपको कि ये जो प्रॉक्सी फॉर्म है उसको अगर कोई इवैल्यूएट करना चाहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, इंस्पेक्ट अगर करना चाहता है तो वो आपको 3 दिन पहले कंपनी को इंटीमेट करेगा, और जब आपका मीटिंग स्टार्ट हो रहा है से लेकर के मीटिंग एंड हो रहा है, और मीटिंग स्टार्ट होने के 24 घंटे पहले से इस पूरे फेज के अंदर वो बिजनेस आवर्स में जाकर के क्या कर सकता है? इंस्पेक्ट कर सकता है। मान लो मीटिंग शुरू हो रहा है 14 फेब दोपहर सुबह 11 बजे, तो आपको इंटीमेशन कब तक आ जाना चाहिए? इंस्पेक्शन का इंटीमेशन आ जाना चाहिए 11 फेब 11 बजे के पहले पहले। अब सर आप इंस्पेक्शन कब कर सकते हो? आप 13 फेब 11 बजे से लेकर के
आपका 14 फेब को शाम को मीटिंग मान लो 5 बजे तक चलता है, तो आप ये 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक कर सकते हो। तो क्या रात को 2 बजे आ जाऊं सर? नहीं, इस समय के में जो बिजनेस आवर्स है उसमें आप बिल्कुल इंस्पेक्ट कर सकते हो, मतलब लगभग लगभग 2 दिन दे रहे, कोई बड़ी बात नहीं है, समझे? सर अगर आपने अगर डिफॉल्ट किया तो आपको पेनल्टी लग जाएगी 5,000 रुपए की। सर पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 काट दो। सर कभी कभी क्या होता है, एक मेंबर में एक मीटिंग में मेंबर भी खुद पहुंच जाता है और प्रॉक्सी भी खुद पहुंच जाता है, तो क्या होगा? तो सर अगर मेंबर ने पहले वोट कर दिया तो मेंबर जीत गया, पर अगर प्रॉक्सी ने वोट कर दिया ना तो मेंबर फिर उसकी अथॉरिटी को रिट्रैक्ट नहीं कर सकता, वापस नहीं ले सकता। क्या बोला मैंने? कभी कभी क्या होता है मीटिंग में प्रॉक्सी फॉर्म भरने के बाद भी मेंबर भी पहुंच गया, प्रॉक्सी भी पहुंच गया, अगर दोनों भी पहुंच जाते हैं ना तो मेंबर ने अगर पहले वोट कर दिया तो प्रॉक्सी फिर नहीं वोट कर सकता, प्रॉक्सी का वोट इनवैलिड है। पर अगर प्रॉक्सी ने वोट कर दिया ना तो मेंबर जो है वो रिट्रैक्ट नहीं कर सकता प्रॉक्सी का पावर, ये बोल के कि मैं तो आ रखा हूं। नहीं सर, आपने प्रॉक्सी अपॉइंट किया था, प्रॉक्सी के पास बरोबर पावर है। उसके बाद सर सेक्शन 112 और 13 आ जाओ, बहुत सिंपल है। 112 13 क्या कहता है सर? सर सेक्शन 112 और 13 क्या कहता है? 112 ये कहता है कि मान लो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट शेयर होल्डर है और उसके बदले में प्रेसिडेंट और गवर्नर अगर शेयर होल्ड कर रहे हैं तो वो मीटिंग्स अटेंड करने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकते हैं। क्या अपॉइंट कर सकते हैं? एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकते हैं, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव है ना उसको मेंबर मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? मेंबर मान लिया जाएगा। एंड he shall be entitled to exercise same rights to vote by proxy and postal ballot, मतलब सर पूरा का पूरा उसको मेंबर का राइट दे दिया जाएगा। और सर सिमिलरली अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है और बॉडी कॉर्पोरेट को अगर शेयर होल्डर का मीटिंग, मेंबर का मीटिंग या क्रेडिटर का मीटिंग अटेंड करना है तो वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव के पास भी पूरा वोट रहेगा। सर सिंपल मेरे को एक बात बता दो सर, ये कंपनी है अडानी लिमिटेड, अडानी लिमिटेड में रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो शेयर होल्डर है। कौन किस में शेयर होल्ड करता है? रिलायंस जो है वो अडानी में शेयर होल्ड करता है। अडानी का जनरल मीटिंग बुलाया गया, क्या आपने कभी ये देखा है रिलायंस देखो मीटिंग में जा रहे हैं? नहीं ना, रिलायंस किसी को भेजेगा, तो जिस इंसान को रिलायंस भेजेगा उसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव। मान लो रिलायंस ने बोला कि हम जो उसका बेटा है, क्या नाम है? आकाश अंबानी, आकाश अंबानी को भेज रहे हैं तो आकाश अंबानी रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा। अब मेरे को बताओ, जब आकाश अंबानी इस जनरल मीटिंग में जाएगा क्या कोरम के कैलकुलेशन में उसको गिनेंगे? जब वो जनरल मीटिंग में जाएगा क्या कोरम के कैलकुलेशन में उसको गिनेंगे? द आंसर इज यस, कोरम के कैलकुलेशन में आप उसको गिनोगे। सर मेरे को एक बात बताओ, आकाश अंबानी यहां पे क्या किसी प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता है? क्या वो खुद प्रॉक्सी है? द आंसर इज वो बिल्कुल किसी प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता है। द आंसर इज यस, बिकॉज आकाश अंबानी इज डीम्ड टू बी अ मेंबर, डीम्ड टू बी अ मेंबर। जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना वो प्रॉक्सी नहीं होते, उनको मेंबर माना जाता है। तो इसीलिए आकाश अंबानी को आप कोरम में गिनोगे, पर आकाश ने अगर किसी को प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिया तो उसको आप कोरम में नहीं गिनोगे। अरे बोलो समझे, हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? हाँ सर। तो चलो एक ब्रेक लो 5 मिनट का, ब्रेक ले कि नहीं ले? चलो एक ब्रेक लो 5 मिनट का, फिर उसके बाद शुरू करते हैं आगे का, ठीक है? चलो 5 मिनट का नहीं सर, एक्चुअली 10 से 12 मिनट का ब्रेक लो, फिर उसके आगे का शुरू करते हैं। चलो सर खत्म कर देते हैं, खत्म ही कर देते हैं पूरा का पूरा चैप्टर को, पूरा मम ही कर देते हैं, खत्म ही कर देते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनोगे, ठीक है दोस्तों? सर वोटिंग राइट्स के बारे में बात करेंगे। वोटिंग राइट्स के बारे में सेक्शन 106 से शुरू होता है और अभी आपको 105 से 106 से शुरू होता है और 106 से लेकर के 110 तक आपको पढ़ना है। यहाँ पे 110 आएगा। अब मेरी बात सुनो सर, 106 क्या कहता है? क्या आप किसी शेयर होल्डर के वोटिंग राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? क्या आप किसी शेयर होल्डर के वोटिंग राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? हाँ जी, बोलो सर, क्या आप किसी शेयर होल्डर के वोटिंग राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं सर। अगर एओए में पावर दिया है तो आप 2 ग्राउंड्स पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला, अगर कोई कॉल अनपेड है या फिर अगर राइट टू लियन एक्सरसाइज कर लिया है कंपनी ने, अगर कॉल अनपेड है या राइट टू लियन एक्सरसाइज कर लिया है कंपनी ने, तो वो दोनों में से कोई भी केस में आप क्या कर सकते हो? एक मेंबर को अपने वोटिंग राइट से रोक सकते हो आप। लेकिन इसके अलावा और किसी भी ग्राउंड्स में आप क्या नहीं कर सकते? उनको प्रोहिबिट नहीं कर सकते फ्रॉम एक्सरसाइजिंग देयर वोटिंग राइट्स। तो ये सेक्शन क्या है सर? रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स। इसमें याद रखना एओए में पावर होना बहुत जरूरी है। अब सर सुनो, जब पोल की बात होती है ना तो एक मेंबर या प्रॉक्सी अपने वोट्स को अलग अलग तरीके से भी यूज कर सकता है। जैसे अगर उसके पास 1000 वोट्स है
तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 600 वोट उसने फेवर में डाला और 400 वोट उसने यूज ही नहीं किए। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से वो अपने वोट्स को क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। अब सर ज्वाइंट शेयर होल्डर के केस में कैसे वोटिंग होती है, तो लॉ ने कहता है ज्वाइंट शेयर होल्डर के केस में उनका यूजुअली कंकर करना बहुत जरूरी है, मतलब एक बात दोनों को हाँ कहना बहुत जरूरी है। पर अगर दोनों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ना, तो फिर उस केस में जो सीनियर शेयर होल्डर है, मतलब जिसका नाम सबसे पहला दिया गया है ना, इन द ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी, वो आकर के अपना वोट करेंगे, और उनके वोट को वैलिड माना जाएगा। समझे सर। उसके बाद सर सेक्शन 107 वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड। शो ऑफ हैंड से वोटिंग कैसे होता है सर, अगर एक मीटिंग में जनरली शो ऑफ हैंड से वोटिंग होता है, अनलेस पोल हैज बीन डिमांडेड, अगर पोल डिमांड हो गया तो अलग बात है, वरना शो ऑफ हैंड से वोट होता है। अब सर शो ऑफ हैंड से जो वोट हुआ वो रेजोल्यूशन पास हो गया, ये कब पता चल जाएगा, तो सर अगर दो चीजें हो जाती है, सबसे पहला अगर चेयरपर्सन ने डिक्लेयर कर दिया रेजोल्यूशन को, और दूसरा वो जो रेजोल्यूशन है ना उसको आपने मिनट्स में भी एंटर कर लिया, तो ये दोनों कंडीशन अगर मीट हो जाते हैं तो इट विल बी कंक्लूसिव एविडेंस दैट द रेजोल्यूशन हैज इनफैक्ट बीन पास्ड। कल को कोई और इस चीज पे क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो दो चीजें होनी चाहिए, एक तो चेयरमैन ने डिक्लेयर कर दिया, और दूसरा क्या हुआ, आपका मिनट्स में आपने एंट्री कर लिया है। समझे, अरे बोलो हाँ कि नहीं। हाँ सर। उसके बाद सर एक बात बताओ, क्या इनसॉल्वेंट शेयर होल्डर जो होता है, इनसॉल्वेंट मतलब क्या, जो दिवालिया हो गए, कंगाल हो गए, क्या वो शेयर होल्डर भी वोट कर सकते हैं शो ऑफ हैंड से? सर सुनो, शो ऑफ हैंड से हर वो मेंबर वोट करता है जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में आता है। अगर इनसॉल्वेंट होने के बाद भी अगर आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा है तो आप बिल्कुल वोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझे। 107 के बाद हम कौन सा सेक्शन पढ़ते हैं सर, 107 के बाद हम हमेशा पढ़ते हैं 109, जो बात करता है पोलिंग के बारे में। पोलिंग के बारे में क्या प्रोविजन है सर, याद करो जरा। पोलिंग के बारे में प्रोविजन बहुत सिंपल है, सेक्शन 109 वो कहता है कि अगर कुछ मेंबर्स हैं, वो अगर पोलिंग कब होता है सर, पोलिंग दो केस में होता है, या तो चेयरमैन जो है सुओ मोटू, मतलब उसको लगा यार यही सही है, तो चेयरमैन या तो सुओ मोटू या फिर ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स वो क्या करवाएगा, पोलिंग करवाएगा। अब सर रिक्वेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स मतलब कितने लोग पोल के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर, मेंबर्स और प्रॉक्सी मिला करके डिपेंड करता है कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है कि कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है। आप मेरे को बताओगे, अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो कितने लोग रिक्वेस्ट करेंगे सर, उतने लोग जिनके पास 1/10 ऑफ वोटिंग पावर है। पेड अप शेयर कैपिटल 1/10 ऑफ वोटिंग पावर है, या पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 5 लाख रुपए उससे ज्यादा है, ये केस में क्या करेंगे, वो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल वाले वोट करेंगे, वाले रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल के केस में 1/10 ऑफ वोटिंग पावर सिर्फ देखा जाएगा। अगर 1/10 ऑफ वोटिंग पावर अगर आपके पास है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो पोल के लिए। सर एक बार आपने पोल का रिक्वेस्ट डाल दिया ना, तो उसके बाद आप चाहो तो विड्रॉ कर सकते हो, अब सर पोलिंग का प्रोसेस क्या होगा, बहुत सिंपल होगा, सुनना। कंपनी का जनरल मीटिंग हुआ है, जनरल मीटिंग में चेयरपर्सन है और डिसाइड हुआ कि पोलिंग होगा, या तो चेयरपर्सन ने खुद डिसाइड किया या रिक्वेस्ट किया, तो सर पोलिंग कब होगा, डिपेंड करता है पोलिंग कब होगा, डिपेंड करता है मैटर क्या है जिसके लिए पोलिंग मांगा गया है। अगर मैटर है एडजर्नमेंट ऑफ अ मीटिंग या फिर मैटर है रिप्लेसमेंट ऑफ अ चेयरपर्सन, तो ये दोनों केस में पोलिंग जो है वो इमीडिएटली होगा। और उसके अलावा कोई भी और अदर मैटर है ना, तो 48 आवर्स के अंदर पोलिंग होगा। कितने घंटे के अंदर, 48 आवर्स के अंदर पोलिंग होगा। अब पोलिंग का प्रोसेस क्या होगा सर, पोलिंग का प्रोसेस बहुत सिंपल होगा। जनरल मीटिंग में जो चेयरपर्सन है वो एक बंदे को अपॉइंट करेगा जिसका नाम होगा स्क्रूटिनाइजर। स्क्रूटिनाइजर को सारी डिटेल्स दे देगा सर, जैसे कि आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर हो गया और बाकी सारी डिटेल्स दे दिए जाएंगे। अब स्क्रूटिनाइजर क्या करेगा, पोलिंग पेपर का जुगाड़ करेगा। पोलिंग पेपर कौन सा फॉर्म में आता है सर, MGT 12 ए पोलिंग पेपर PP, 2 बार पी आ रहा है सर, तो 12 1 2, तो सर 12 आपका पोलिंग पेपर का फॉर्म है। वो पोलिंग पेपर जुगाड़ करके सारे शेयर होल्डर को पोलिंग पेपर देगा। पोलिंग पेपर के बाद वो सारे शेयर होल्डर वोट करेंगे और उसको एक लॉक्ड और एम्प्टी बॉक्स में डालेंगे। अब सर उसके बाद लॉक्ड और एम्प्टी बॉक्स को जो जिसमें आपने डाला उसको स्क्रूटिनाइजर ओपन करेगा 2 विटनेस के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, 2 विटनेस के प्रेजेंस में ओपन करेगा। ओपन करने के बाद वोट्स काउंट करेगा और एक रिपोर्ट बना करके किसको दे देगा, चेयरमैन को दे देगा। ये रिपोर्ट कौन से फॉर्म में दोगे सर, ये रिपोर्ट दोगे आप इन द फॉर्म MGT 13। और ये रिपोर्ट कितने दिन के अंदर दोगे, जिस दिन आपका जनरल मीटिंग हो गया ना उसके 7 दिन के अंदर ये रिपोर्ट दोगे। और चेयरमैन क्या करेगा, जब उसको वो रिपोर्ट मिलेगा सबसे पहले वो रिपोर्ट को काउंटर साइन करेगा। काउंटर साइन मतलब एक तरह से वो एक्सेप्ट कर रहा है जो भी आपका जो स्क्रूटनाइजर बोल रहा है, और उसके बाद चेयरपर्सन खुद या किसी और के थ्रू क्या करवाएगा, आपका रेजोल्यूशन जो है वो डिक्लेयर करवाएगा कि रेजोल्यूशन पास हुआ कि फेल हुआ। ये पूरा आपका पोलिंग पेपर का प्रोसेस है सर, ये पूरा आपका पोलिंग पेपर का प्रोसेस है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेरी बात समझे। सर इधर आओ, ये पढ़ो। पढ़ो क्या तुम लोग, पढ़ लेना, मैं देख लेता हूं कोई और पॉइंट छूटा है क्या। सर अच्छा, जब 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 स्क्रूटनाइजर पोलिंग पेपर बांट रहे हैं तो मेंबर्स को बांटेगा, क्या पोलिंग पेपर प्रॉक्सीज को भी मिलेगा?
क्या पोलिंग पेपर प्रॉक्सीज को भी मिलेगा? मैं ये तुमको चिल्ला चिल्ला के बोल चुका हूं, पोल में प्रॉक्सी को बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जब भी पोल की बात आए ना तो प्रॉक्सी एकदम चिल्ला चिल्ला के बोलता है, तो उसको भी मिलेगा पोलिंग पेपर। पर सर मेरे को बताओ, ज्वाइंट शेयर होल्डर में पोलिंग पेपर आप किसको दोगे? ज्वाइंट शेयर होल्डर के केस में आप सीनियर शेयर होल्डर को जो है पोलिंग पेपर दोगे। उसके बाद सर और तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने सारे पॉइंट्स बाकी आपको बता दिए, एक एक करके पूरा पॉइंट्स बता दिया। सर ये जो स्क्रूटनाइजर जो अपना रिपोर्ट बना रहा है ना, स्क्रूटनाइजर जो अपना रिपोर्ट बना रहा है ना, उसमें वो ये बताएगा कि टोटल कितने वोट्स कास्ट हुए थे, उसमें वैलिड वोट्स कितने हैं, फेवर में कितने वोट्स हैं, अगेंस्ट में कितने वोट्स हैं, ये सारा चीजें जो है वो अपने रिपोर्ट में बताएगा और उसको बताना पड़ेगा। इस तरीके से पूरा पोल का प्रोसेस होता है सर। अब सर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 110 में जाते हैं। सेक्शन 110 किस बारे में बात करता है? पोस्टल बैलेट के बारे में बात करता है। पोस्टल बैलेट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर आप पोल प्लस पोस्ट कर दो तो उसको पोस्टल बैलेट बोलते हैं। सर पोलिंग में क्या होता है, आप जनरल मीटिंग में पोलिंग पेपर लेते हो और पोलिंग पेपर सबको बांटते हो। पोस्टल बैलेट में क्या होता है, आप पोलिंग पेपर लेकर के घर पे पोस्ट करवाते हो। तो सर सबसे पहले पोस्टल बैलेट से कौन से रेजोल्यूशन का वोटिंग होगा? तो सर दो तरह का रेजोल्यूशन, कुछ रेजोल्यूशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर दिया है कि ये पोस्टल बैलेट से ही होगा, तो उसमें तो आपको कंपनी को मैंडेटरी है कि वो पोस्टल बैलेट से ही कंडक्ट करेंगे। पर कुछ रेजोल्यूशंस, बाकी उसके अलावा कोई भी रेजोल्यूशन जो आप चाहो ना तो आप पोस्टल बैलेट से कर सकते हो, एक्सेप्ट दो रेजोल्यूशन। एक्सेप्ट सबसे पहला ऑर्डिनरी बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस आप पोस्टल बैलेट से नहीं कर सकते, और दूसरा कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें राइट ऑफ डायरेक्टर या ऑडिटर है, राइट ऑफ डायरेक्टर या ऑडिटर टू बी हर्ड, मतलब ऑडिटर या डायरेक्टर को बोलने का मौका दिया जाएगा उस रेजोल्यूशन में, तो वो रेजोल्यूशन आप पोस्टल बैलेट के थ्रू नहीं करवा सकते। ये दोनों के अलावा कोई भी पोस्ट रेजोल्यूशन जो कंपनी की इच्छा है वो कंपनी करवाना चाहे तो पोस्टल बैलेट के थ्रू करवा सकती है। अब सर पोस्टल बैलेट का प्रोसेस क्या होता है? वो आपस से सिमिलर प्रोसेस होता है सर लगभग। कंपनी क्या करती है, एक स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करती है, और ये स्क्रूटनाइजर जो होता है ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है। ये स्क्रूटनाइजर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हो सकता। ये स्क्रूटनाइजर क्या करता है, अपने सारे मेंबर्स को क्या भिजवाता है, पोलिंग पेपर भिजवाता है, पोलिंग पेपर घर पे भिजवाता है और पोस्ट से भिजवाता है यूजुअली। अब सर ये जो मेंबर है ना वो पोल अपना वोट कर करके ये पोलिंग पेपर जो है वो वापस कंपनी के पास भेज देता है। आने के बाद स्क्रूटनाइजर उसको पूरा काउंट करता है, काउंट करने के बाद 7 दिन के अंदर रिपोर्ट बनाता है, और सब कुछ वही प्रोविजन है। एक बार देख लेते हैं सर पोलिंग पेपर पोस्टल बैलेट के बारे में क्या क्या लिखा है। ये लिखा है कि पोस्टल बैलेट से आप कब कब रेजोल्यूशन पास कर सकते हो, लेकिन वो रेजोल्यूशन नहीं पास कर सकते जो ऑर्डिनरी बिजनेस है या वो बिजनेस जिसमें डायरेक्टर या ऑडिटर का राइट टू बी हर्ड है। ठीक है, अब सर आप यहां ध्यान से देखो, पोलिंग पेपर में, अच्छा पोस्टल बैलेट में इंपॉर्टेंट चीजें भाई, पोस्टल बैलेट में आप ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भेजते हो और सामने वाले के पास 30 डेज का टाइम होता है फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ द नोटिस। जो आपका वोटिंग है ना वो 30 डेज के अंदर हो जाना चाहिए। कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर। ये नोटिस किसको भेजोगे? ये नोटिस आप सिर्फ मेंबर को भेजोगे, आपको डायरेक्टर और ऑडिटर को भेजने की जरूरत नहीं है। कौन से मोड से भेजोगे सर? आप रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या ई मोड या कुरियर से भी भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सर नोटिस आपको न्यूज़पेपर में छापना पड़ेगा, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। न्यूज़पेपर में आप पूरा डिटेल दोगे, वर्नाक्युलर लैंग्वेज वाला और इंग्लिश लैंग्वेज वाला, पूरा डिटेल दोगे कि कब से आपका वोटिंग शुरू होगा, कब से आपका वोटिंग खत्म होगा, और आपको क्या और बाकी सारी चीजें कि किस चीज पे रेजोल्यूशन लिया जा रहा है। पोस्टल बैलेट अगर आपने पोस्टल बैलेट से आपको भेजना है, अगर डेट के बाद पोस्टल बैलेट मिला तो उसको इनवैलिड मान लिया जाएगा, और इस तरह की चीजें आप अपने न्यूज़पेपर में बता रहे हो। फिर सर एक स्क्रूटनाइजर अपॉइंट होगा, स्क्रूटनाइजर में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा, और स्क्रूटनाइजर जो है ना वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं होना चाहिए। अब सर स्क्रूटनाइजर के पास आ जाने के बाद वो पूरा सेफ कस्टडी में रखेगा और उसका रिपोर्ट बना करके 7 दिन के अंदर देगा। उसके बाद सर रूल 20 पूरा अप्लाई हो जाएगा, रूल 20 जो अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। और सर सवाल ये पोस्टल बैलेट कहां कहां पे मैंडेटरी है, तो मैंने आपको बोला था याद कर लो, सेक्शन 12 सेक्शन 13 ये 2 सेक्शन याद कर लो, और 43 48 68 ये 3 सेक्शन याद कर लो। सेक्शन 12 और 13 क्या है? अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है, या अगर आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज हो रहा है, या अगर आपका वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ पैसा, जो आपने पैसा रेज किया था, अनयूटिलाइज मनी है, अब टर्म्स चेंज हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको पोस्टल बैलेट लगेगा। उसके अलावा सर अगर आप क्या कर रहे हो, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स इशू कर रहे हो, वेरिएशन इन राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स कर रहे हो, या बाईबैक कर रहे हो, तो ये सारी चीजों में आपको क्या लगता है दोस्त, पोस्टल बैलेट कंपलसरी है, लॉ में लिखा हुआ है। पर सर 2 कंपनीज को पोस्टल बैलेट नहीं करना है, पहला 1 पर्सन कंपनी और दूसरा वो कंपनी जिसके मेंबर्स 200 तक है। चाहे वो पब्लिक कंपनी क्यों ना हो, पर वो कंपनी जिसके मेंबर्स 200 तक है उनको क्या नहीं करना पड़ेगा, उनको पोस्टल बैलेट से वोट नहीं करना पड़ेगा। क्या नहीं करना पड़ेगा बोलो जरा? उनको पोस्टल बैलेट से वोट नहीं करना पड़ेगा। क्या तुमको मेरी बात समझ आई? उनको कभी भी किसी भी मैटर के लिए, भले वो अगर वेरिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज भी कर रहे हैं तो भी उनको पोस्टल बैलेट नहीं लगेगा। 1 पर्सन कंपनी और वो कंपनी जिसके मेंबर्स 200 या उससे कम है, समझे?
ठीक है सर, अब एक लास्ट सेक्शन में आ जाओ, आपका सेक्शन 108। सेक्शन 108 क्या है सर? रिमोट ई वोटिंग के बारे में है। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोविजन है। मैंने इसके बारे में क्या बोला था आपको? पोस्टल बैलेट प्लस ई मोड इज इक्वल टू आपका ई वोटिंग। सर क्या होता है पोस्ट रिमोट ई वोटिंग में? मेरी बात ध्यान से सुनना। आप ना शेयर होल्डर को नोटिस भेजते हो, और शेयर होल्डर को नोटिस जो भेजते हो उसमें आप शेयर होल्डर को ये बोलते हो कि शेयर होल्डर सुन, जनरल मीटिंग शुरू हो रहा है 14 फरवरी को, पर अगर तुम चाहो ना तो जनरल मीटिंग के पहले भी घर बैठे बैठे जहां पे तुम हो, जिस भी रिमोट लोकेशन पे हो, वहां बैठे बैठे आप रिमोट ई वोटिंग कर सकते हो। और उसके बाद आप आकर के चाहो तो मीटिंग में भी वोट कर सकते हो। आपके पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या है? घर बैठे बैठे रिमोट ई वोटिंग कर लो, या ड्यूरिंग द मीटिंग वोट कर लो। ड्यूरिंग द मीटिंग कैसे वोट करोगे सर? ड्यूरिंग द मीटिंग या तो पोस्टल बैलेट से हो जाएगा, ड्यूरिंग द मीटिंग या तो आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम से हो जाएगा, किसी भी तरीके से हो जाएगा। पर सर रिमोट ई वोटिंग क्या होता है? जब आपका मीटिंग शुरू होने वाला है ना, उसके आपको कुछ समय पहले आपका वोटिंग शुरू करना पड़ेगा। रिमोट ई वोटिंग मिनिमम 3 दिन के लिए होता है। कितने दिन के लिए होता है बोला मैंने? मिनिमम 3 दिन के लिए होता है। और खत्म कब होता है सर रिमोट ई वोटिंग? मिनिमम 3 दिन का होता है। रिमोट ई वोटिंग खत्म कब होता है? जिस दिन आपका जनरल मीटिंग शुरू होता है ना, उसके एक दिन पहले शाम को खत्म हो जाता है। मतलब ये एग्जांपल में 13 फरवरी शाम को 5 बजे आपका रिमोट ई वोटिंग खत्म हो जाना चाहिए। सर रिमोट ई वोटिंग में कौन लोग वोट करेंगे? रिमोट ई वोटिंग में वो लोग वोट करेंगे जो एलिजिबल शेयर होल्डर है। एलिजिबल शेयर होल्डर डिसाइड करने के लिए आपको एक कट ऑफ डेट निकालना पड़ेगा। कट ऑफ डेट क्या होता है सर? कट ऑफ डेट होगा बेसिकली जिस दिन आपका मीटिंग है ना, उसके 7 दिन पहले का, कम मैक्सिमम 7 दिन पहले का कट ऑफ होगा। मतलब ये आपका कट ऑफ हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, पर 8 दिन का, 9 दिन पहले का कट ऑफ डेट नहीं हो सकता। ये कट ऑफ डेट वाले दिन जो आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है, उसमें जितने भी शेयर होल्डर है ना, वो रिमोट ई वोटिंग में वोट करने के लिए एलिजिबल है। सर उसके बाद आप रिमोट ई वोटिंग में वोट करोगे। मेरे को एक बात बताओ, अगर 4 रेजोल्यूशन था, 1 2 3 4, क्या ऐसा हो सकता है कि आप आधा अधूरा काम कर रहे हो? आपने 2 रेजोल्यूशन पे रिमोट ई वोटिंग किया, बाकी 2 रेजोल्यूशन पे आपने रिमोट ई वोटिंग नहीं किया। क्या ऐसा हो सकता है? सर ऐसा बिल्कुल हो सकता है। आप 2 रेजोल्यूशन पे रिमोट ई वोटिंग करके बाकी 2 रेजोल्यूशन पे नहीं करो तो वो भी चलता है, वो भी चलता है। समझे क्या? अरे बोलो मालिक, समझे क्या? हाँ सर। और उसके बाद आप क्या करोगे सर? एक बार आपने रिमोट ई वोटिंग कर दिया ना, उसके बाद जनरल मीटिंग है, तो आपने वोट कर दिया तो उसके बाद जनरल मीटिंग अटेंड कर सकते हो क्या? जी हाँ बिल्कुल, आपने वोटिंग कर लिया तब भी आप जनरल मीटिंग अटेंड कर सकते हो। सर मैंने रिमोट ई वोटिंग में फेवर में वोट किया था किसी रेजोल्यूशन पे, मैं फिर जनरल मीटिंग में जाके उसको चेंज करके अगेंस्ट में करना चाहता हूं, क्या मैं चेंज कर सकता हूं? लॉ ने बोला नहीं, इस तरह का गेम तुम नहीं खेल सकते। एक बार तुमने वोट कर दिया तो वो वोट रिट्रैक्ट नहीं हो सकता। पर सर ये जो 2 रेजोल्यूशन है जिसपे मैंने वोट नहीं किया था, क्या ये 2 रेजोल्यूशन पे वोट कर सकता हूं मैं आप? हाँ सर, आप ये 2 रेजोल्यूशन पे जनरल मीटिंग में वोट कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा सर? आपका दोनों वोटिंग हो गया। कौन सा दोनों वोटिंग सर? ये जनरल मीटिंग के दौरान एक वोटिंग हो गया और जनरल मीटिंग के पहले रिमोट ई वोटिंग हो गया। ये दोनों वोटिंग जब खत्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद स्क्रूटिनाइजर आएगा, और स्क्रूटिनाइजर क्या करेगा? सबसे पहले जनरल मीटिंग का वोट्स काउंट करेगा। जब तक जनरल मीटिंग का वोट्स काउंट कर रहे हैं तब तक रिमोट ई वोटिंग का वोट जो है वो सीक्रेट रहेगा। उसके बाद क्या करेगा? विटनेस के प्रेजेंस में रिमोट ई वोटिंग का रिजल्ट खोलेगा और रिमोट ई वोटिंग्स के वोट गिनेगा। अब सर स्क्रूटिनाइजर को रिमोट ई वोटिंग का और सारा वोट गिन करके रिपोर्ट बना के देना पड़ेगा चेयरमैन को। कितने दिन के अंदर? सर यहां पे रिपोर्ट आपको 3 दिन के अंदर देना पड़ता है, 7 दिन नहीं। क्यों 3 दिन सर? क्योंकि 3 दिन यहां पे आपको बहुत है, क्योंकि यहां पे सारा इलेक्ट्रॉनिकली है, तो आपको कोई मैनुअल पेपर कलेक्शन नहीं करना पड़ता है, आपका पूरा आसानी से कैलकुलेशन हो करके आ जाता है। 3 दिन के अंदर चेयरमैन को रिपोर्ट दोगे, चेयरमैन उसको काउंटर साइन करेगा और उसके बाद जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा। क्या करेगा? रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा। अब सर मेरे को एक बात बताओ, अभी एक इंसान रिमोट ई वोटिंग में वोट किया था, फिर उसके बाद वो जनरल मीटिंग में आ गया। अब जनरल मीटिंग में वो दोबारा वोट कर देगा। अभी ये स्क्रूटिनाइजर को पता कैसे चलेगा? स्क्रूटिनाइजर डुअल वोटिंग प्रिवेंट कैसे करेगा कि एक इंसान 2 बार वोट ना करे? तो उसके लिए सर स्क्रूटिनाइजर को ना एक बेसिक रिपोर्ट चाहिए होगा एज ऑन द डेट ऑफ द मीटिंग। उसको आपको एक बेसिक रिपोर्ट देना पड़ेगा कि कम से कम उस इंसान का नाम तो बता दो जिसने वोट किया है, और कितने रेजोल्यूशंस में वोट किया है वो तो बता दो, ताकि मेरे को पता रहे कि ये इंसान दोबारा वोट नहीं कर सकता, तो मैं इसको वोटिंग करने नहीं दूंगा। तो ये क्यों करते हैं सर लॉ? ये इसलिए करता है ताकि स्क्रूटिनाइजर किस लिए करता है? ताकि डुअल वोटिंग ना हो, डबल वोटिंग ना हो जाए। समझे क्या आप? और सर इसके बारे में ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई ना, सारा आपको 2 न्यूज़पेपर में छापना पड़ेगा। उसमें आपको सब बताना पड़ेगा कि रिमोट ई वोटिंग शुरू कब हो रहा है, खत्म कब हो रहा है। मैंने एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाया था आपको। कट ऑफ डेट क्या होगा, वो सारी चीजें मैंने आपको दिखाई थी। कि आपको मेरी बात समझ आई?
देख लेता हूं सर कोई और पॉइंट छूटा है क्या। अरे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये रह गया सर, रिमोट ई वोटिंग का ऑप्शन देना किसको है। द फॉलोइंग कंपनीज विल प्रोवाइड रिमोट ई वोटिंग का ऑप्शन। एक तो लिस्टेड कंपनी और दूसरी हर वो कंपनी जिसके 1000 या उससे ज्यादा मेंबर्स हैं, या डिवेंचर होल्डर्स भी होते हैं, या 1000 से ज्यादा मेंबर्स हैं। पर सर निधि कंपनी और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वाले कंपनी को ना रिमोट ई वोटिंग का प्रोविजन देने की कोई जरूरत नहीं है, निधि कंपनी और इंस्टीट्यूशनल ई वोटिंग वाले कंपनीज को। सर आप नोटिस भेजोगे सारे मेंबर्स डायरेक्टर्स को, ये सारे बेसिक पॉइंट है। आप समझ गए। बस सर मेरे को एक लास्ट पॉइंट बता दो, फिर आपका ये सेक्शन खत्म हो गया। मान लो 14 फरवरी को मीटिंग था, 11 फरवरी को रिमोट वोटिंग शुरू हुआ, 14 फरवरी को मीटिंग खत्म हो गया। उसके बाद 17 फरवरी को क्या हुआ, चेयरमैन को रिपोर्ट किया और चेयरमैन ने 17 फेब को ही डिक्लेयर कर दिया रिजल्ट। मेरे को बताओ ये रेजोल्यूशन किस दिन पास माना जाएगा। What will be the date on which such resolution is deemed to be passed? It will be deemed to be passed on 14th of February. 14th of February को ये रेजोल्यूशन पास हुआ है ऐसा माना जाएगा। समझे क्या तुम कुछ भी। 14th ऑफ फरवरी को ये रेजोल्यूशन पास हुआ है ऐसा माना जाएगा। ठीक है, क्यों सर, द डेट ऑफ जनरल मीटिंग विल बी द डेट ऑफ रेजोल्यूशन। चलो सर आगे बढ़ते। सर यहां तक समझ आया क्या, चीजें समझ आ रही है क्या, बस बताओ मेरे को। दोस्तों बताओ चीजें समझ आ रही है क्या, प्लीज बोलो हाँ या नहीं। ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रुकने का नहीं, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। सर सेक्शन 111 का मैं आपको मेरे नोट से पढ़ा रहा हूं, सेक्शन 111 नोट से पढ़ा रहा हूं। जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, अगर तुम्हारे पास ये नोट्स नहीं है तो स्क्रीन पॉज करके लिख लो। पर सर ये सेक्शन 111 नोट से ही पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सर सेक्शन 111 क्या है, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। यहां पे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीजें हो रही है, मैं मेंबर हूं कंपनी का, या तो मैं एक नया रेजोल्यूशन पास करवा रहा हूं, नया रेजोल्यूशन प्रपोज कर रहा हूं, या फिर मैं जो एग्जिस्टिंग रेजोल्यूशन है उसमें कोई नया स्टेटमेंट ऐड करवाना चाहता हूं। तो अगर इस तरह की कोई चीजें है ना, तो रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर टू द कंपनी, मेंबर को कंपनी को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। सर एक मेंबर रिक्वेस्ट करेंगे तो चलेगा क्या, नहीं, कम से कम सेक्शन 100 वाली लिमिट होनी चाहिए। सेक्शन 100 वाली कौन सी लिमिट, वो जो लोग पूरा पूरा मीटिंग बुला दे रहे हैं ना, वो वाली लिमिट। जो आपका कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो 1/10 ऑफ वोटिंग पावर। वो कंपनी को नोटिस देंगे। क्या नोटिस देंगे कि भैया कंपनी को बोलेंगे कि कंपनी गिव नोटिस टू मेंबर्स ऑफ रेजोल्यूशन इंटेंडेड टू बी मूव। अगर मैंने 4 रेजोल्यूशन पास हो रहे थे, मैंने एक रेजोल्यूशन 5 प्रपोज किया, तो वो 5वें रेजोल्यूशन का नोटिस देने के लिए मैं बोल सकता हूं, या फिर मैंने कोई एक्स्ट्रा अगर स्टेटमेंट दिया तो उसको सर्कुलेट करवाने के लिए भी मैं कंपनी को बोल सकता हूं। पर अगर मेरे को ये चीज बोलनी है ना, तो कंपनी बाउंड हो जाएगा अगर ये 2 कंडीशन मीट होते हैं। सबसे पहला, ये जो रिक्वेस्ट आ रहा है ना वो साइंड है और डिपॉजिट हो गया कब, जिस दिन मीटिंग है उसके कम से कम 6 हफ्ता पहले अगर आप एक नया रेजोल्यूशन प्रपोज कर रहे हो, और जिस दिन मीटिंग है उसके कम से कम 2 हफ्ते पहले अगर आप एग्जिस्टिंग रेजोल्यूशन में अपना स्टेटमेंट ऐड करवाने की बात कर रहे हो। सर इसको हम लोग क्लास में 40 मिनट तक पढ़ते हैं, रिवीजन में मैं आपको इससे ज्यादा समझा नहीं पाऊंगा। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। आपको याद है रेजोल्यूशन 1 2 3 4 था, तो हमने बोला एक रेजोल्यूशन 5 ऐड करना है और रेजोल्यूशन 2 पे स्टेटमेंट ऐड करना है। तो रेजोल्यूशन 5 ऐड करना मतलब 6 हफ्ते पहले नोटिस देना पड़ेगा, और अगर एक स्टेटमेंट ऐड करना है तो आपको 2 हफ्ते पहले नोटिस देना पड़ेगा, और उसके साथ आपको खर्चा भी डिपॉजिट करना पड़ेगा, जो भी एक्सपेंस आपको लगता है। पर सर ये स्टेटमेंट जो है ना, अगर ऐसा लग रहा है कि आप इसको अब्यूज कर रहे हो फॉर सिक्योरिंग नीडलेस पब्लिसिटी, क्या बोला मैंने, इफ द स्टेटमेंट इज बीइंग अब्यूज्ड टू सिक्योर नीडलेस पब्लिसिटी, तो उस केस में क्या होगा बेटा, उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट ये ऑर्डर दे देगा कि आपको वो स्टेटमेंट सर्कुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर स्टेटमेंट क्या यूज हो रहा है, टू अब्यूज टू सिक्योर नीडलेस पब्लिसिटी। उसके बाद सर मैंने क्या बोला आपको, उसके बाद मैंने एक चीज आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली थी। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, आपका नोटिस आने के बाद डायरेक्टर्स क्या करते थे, 6 हफ्ते का गैप होना चाहिए मीटिंग में और नोटिस के बीच में। वो क्या करते थे, नोटिस आने के बाद अगले ही दिन मीटिंग का नोटिस भेज करके एजीएम बुला लिया। अब एजीएम बुला लिया 21 दिन के अंदर, तो जिस दिन एजीएम हुआ और जिस दिन नोटिस आया उसमें गैप बहुत कम हो जाता था, 6 हफ्ते का गैप तो बचता नहीं था। तो लॉ ने बोला अगर जिस दिन नोटिस आया उसके बाद अगर एजीएम का नोटिस गया है और उस वजह से नोटिस और एजीएम के बीच में 6 हफ्ते का गैप नहीं है, तो भी इसको वैलिड नोटिस माना जाएगा। ये नहीं बोल सकते कि 6 हफ्ते पहले नहीं आया तो ये नोटिस को कंसिडर नहीं करेंगे। अगर नोटिस आने के बाद एजीएम का नोटिस जा रहा है तो भी उसको वैलिड नोटिस माना जाएगा, वैलिड रिक्वेस्ट माना जाएगा। और अगर डिफॉल्ट होता है तो कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 25,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। ये आपका है सर सेक्शन 111। सेक्शन 11 क्या है, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन, जहां पे आप मेंबर्स के रेजोल्यूशन को सर्कुलेट करवा रहे हो। ठीक है, चलो
उसके बाद सर आ जाओ बहुत सिंपल सिंपल सेक्शन पे, ओआर और एसआर पे बहुत सिंपल है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है, वो जहां पे नोटिस प्रॉपर्ली सेंड किया गया है और वोट्स इन फेवर जो है वो वोट्स इन अगेंस्ट से ज्यादा है। और स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है, जहां पे नोटिस भेजा आपने, नोटिस में आपने बताया कि हमको एसआर पास करना है और वहां पे वोट्स इन फेवर जो है वोट्स इन अगेंस्ट की 3 टाइम्स या उससे ज्यादा है, वोट्स इन अगेंस्ट की 3 टाइम्स या उससे ज्यादा है, तो फिर उस केस में आपको वोट्स उसको स्पेशल रेजोल्यूशन माना जाएगा। सर मेरे को एक बात बताओ, क्या ऐसा है क्या कि ऑर्डिनरी बिजनेस में ओआर लगता है और स्पेशल बिजनेस में एसआर लगता है? नहीं जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप ऑर्डिनरी बिजनेस में भी एसआर लगाते हो कभी कभी जहां लॉ में लिखा है, और स्पेशल बिजनेस में भी ओआर लगता है जहां लॉ में लिखा है। सर एक एग्जाम का क्वेश्चन आपको याद होगा अगर आया था कि क्या एक साथ आप दो से ज्यादा रेजोल्यूशन को एक साथ अप्रूव करवा सकते हो? तो आपको याद है 9 रेजोल्यूशंस वाले क्वेश्चन था क्वेश्चन बैंक में। तो सर आपके एक साथ एक से ज्यादा रेजोल्यूशन अप्रूव करवा सकते हो, लॉ में ऐसा कहीं रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है। पर अगर डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट की बात करें तो एक रेजोल्यूशन में एक ही डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है, आप रेजोल्यूशन को क्लब नहीं कर सकते। तो सर अगर डायरेक्टर्स की बात नहीं कर रहे तो आप क्लब कर लो, पर अगर डायरेक्टर्स की बात कर रहे तो एक रेजोल्यूशन में एक ही डायरेक्टर अपॉइंट होगा। अब सर उसके बाद हमेशा याद रखना, जब आप वोट्स इन फेवर और वोट्स अगेंस्ट काउंट कर रहे हो, क्या बोला मैंने, जब आप वोट्स इन फेवर और वोट्स अगेंस्ट काउंट कर रहे हो तो आप ना सर वो लोगों को नहीं गिनोगे जिन्होंने रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग कर दिया। मतलब क्या, अगर 100 मेंबर हैं, 50 मेंबर ने फेवर में वोट किया और 49 मेंबर ने अगेंस्ट में वोट किया और एक मेंबर ने वोट ही नहीं किया, तो सर एक मेंबर जो वोट नहीं किया ना उसको आप गिनोगे ही नहीं। आप सर वोट इन फेवर और वोट इन अगेंस्ट को देखोगे, जिन्होंने रिफ्रेन कर दिया उनको काउंट नहीं करोगे। उसके बाद सर आ जाओ सेक्शन 115 पे, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन और बहुत आसान सेक्शन है। सर लॉ क्या कहता है, कंपनी जो है ना, अगर एक कोई मेंबर है वो अगर चाहे तो कंपनी को स्पेशल नोटिस दे सकता है कुछ चीजें करवाने के लिए। सर लॉ में 2 ऐसी जगह है जहां पे स्पेशल नोटिस के बारे में बात किया गया है। पहला अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, और दूसरा रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। ये 2 चीजों के लिए आपको क्या लगेगा, ये 2 चीजों के लिए आपको स्पेशल नोटिस लगेगा। स्पेशल नोटिस कौन देता है सर, कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स देते हैं। कितने, वो मेंबर्स जिनके पास 1% ऑफ वोटिंग पावर है या फिर कम से कम 5 लाख रुपए तक का पेड अप शेयर कैपिटल है। कम से कम अगर इतना तो भी तुम होल्ड करते हो ना तो तुम कंपनी को स्पेशल नोटिस दोगे। सर स्पेशल नोटिस कितने दिन पहले दोगे, तुम्हारा जनरल मीटिंग जिस दिन है उसके कम से कम 14 डेज पहले दोगे, लेकिन मैक्सिमम 3 महीने पहले देना, उससे ज्यादा पहले मत देना। मतलब अगर ये आपका जनरल मीटिंग है और ये 14 डेज पहले है और ये 3 महीना पहले है, तो आप इस समय पे नोटिस कभी भी दे सकते हो, उसके पहले नहीं दे सकते, उसके बाद नहीं दे सकते। ये नोटिस कंपनी के बाद पास आने के बाद कंपनी क्या करेगी, कम से कम 7 दिन का, एटलीस्ट 7 डेज का नोटिस किसको देगी, मेंबर्स को देगी, और मेंबर्स को बोलेगी सुनो मेंबर्स, हमारे पास ना स्पेशल नोटिस आया है उन शेयर होल्डर से जो इतनी शेयर होल्डिंग रखते हैं और वो लोग प्रपोज कर रहे हैं ये फॉलोइंग रेजोल्यूशन, तो हम आपको बता करके रख दे रहे हैं ताकि आप मीटिंग में आकर के रेजोल्यूशन पास कर सको। ये होता है सर स्पेशल नोटिस का प्रोविजन। एक बार देख लो सर स्पेशल नोटिस कौन देता है। स्पेशल नोटिस देते हैं वो मेंबर्स जो कम से कम 1% वोटिंग पावर होल्ड कर रहे हैं या पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रहे हैं 5 लाख या उससे ज्यादा। सर एक बार मैं आपको लाइफ में क्लैरिटी दे देता हूं फॉर वंस एंड ऑल, पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं, कम नहीं, ज्यादा होना चाहिए। इसका इंटरप्रिटेशन में कंफ्यूज मत होना, तुम सिंपल ये समझो पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ मोर देन 5 लाख रुपीज अगर है तो आप नोटिस दे सकते हो। नोटिस जो है वो आप 14 दिन पहले दोगे, लेकिन 3 महीने से ज्यादा पहले नहीं दोगे। उसके बाद कंपनी नोटिस मेंबर्स को देगी 7 दिन पहले, और ये 7 क्लियर डेज है क्योंकि इसमें डेट ऑफ डिस्पैच और डेट ऑफ मीटिंग जो है वो इग्नोर हो जाएगा। सर आपको न्यूज़पेपर और वेबसाइट में भी डालना पड़ेगा, और आपको एक ये जो न्यूज़पेपर और वेबसाइट में पब्लिश कर रहे हो ये कम से कम 7 दिन पहले जो है पब्लिश करना होगा। मैं ब्लर हो गया था। अब मेरी बात सुनो सर, ये जो स्पेशल नोटिस का प्रोविजन है ये 2 सेक्शन में लिखा है। एक तो सेक्शन 140 जो बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, और दूसरा सेक्शन 169 जो बात करता है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर के बारे में। ये 2 केस में आपको स्पेशल नोटिस लगता है। सर याद हुआ सेक्शन 115 स्पेशल नोटिस कब लगता है, याद हुआ कि 2 बार पढ़ लिया हमने। उसके बाद सर आ जाओ सेक्शन 116 पे। सेक्शन 116 क्या बोलता है कि अगर आपने एडजर्न मीटिंग में कोई रेजोल्यूशन पास किया है तो उस रेजोल्यूशन का पास होने का डेट एडजर्न मीटिंग वाला ही माना जाएगा, ना कि ओरिजिनल मीटिंग। सर देखो वैसे तो एडजर्न मीटिंग इज मियरली अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ओरिजिनल मीटिंग, कुछ भी नहीं है, बस कंटिन्यूएशन है। पर फिर भी अगर एडजर्न मीटिंग में अगर कोई रेजोल्यूशन पास हो रहा है तो उसको उसी दिन पास माना जाएगा, उसको कोई पहला प्रायर डेट पे पास नहीं माना जाएगा। उसके बाद सर
सेक्शन 17 पे आ जाओ, सेक्शन 17 पे आ जाओ। सेक्शन 17 बहुत आसान है। मैंने क्लास में आपको इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके बताया था। मैंने बताया था एक कंपनी जो है ना वो आरओसी को बहुत सारे रेजोल्यूशंस और बहुत सारे अग्रीमेंट्स की कॉपी फाइल करती है। कोई भी रेजोल्यूशन या अग्रीमेंट आपने एंटर किया तो आप 30 डेज के अंदर आरओसी को फाइल कर दोगे। सर कौन से रेजोल्यूशन? आपका स्पेशल रेजोल्यूशन हो गया, कोई भी अदर रेजोल्यूशन हो गया जिसमें मान लो यूनानिमस रेजोल्यूशन हो गया जिसमें सारे शेयर होल्डर का कंसेंट चाहिए, या कोई भी क्लास ऑफ शेयर होल्डर का अप्रूवल रेजोल्यूशन पास किया है, ये सारा आप फाइल करोगे आरओसी को। उसके अलावा सर आपका कोई भी बोर्ड रेजोल्यूशन अगर है तो वो भी फाइल करोगे आप, और खास करके सेक्शन 173 वाला बोर्ड रेजोल्यूशन है तो वो भी फाइल करोगे आप। उसके अलावा सर कोई अग्रीमेंट है जिसमें आप मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हो या उसको चेंज कर रहे हो या उसके टर्म्स को वेरी कर रहे हो तो ये अग्रीमेंट भी फाइल करोगे आप। उसके अलावा आपने कोई रेजोल्यूशन कोई भी और अग्रीमेंट में एंटर किया और कोई भी अदर रेजोल्यूशन है वो सारी चीजें आप फाइल करोगे आरओसी के पास। सर जब आप आरओसी के पास फाइल करते हो ना तो याद करो एक सेक्शन 399 था जो कहता है फिर ये पब्लिक ये एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाला प्रोविजन लग जाता है और ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है जो पब्लिक नॉलेज में होना चाहिए। इस तरीके से एक प्रोविजन लिखा हुआ था दोस्तों। पर अगर आप सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 की बात करो, अगर आप सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 की बात करो तो 179 सबसेक्शन 3 की बात क्या है? लॉ ये कहता है कि 179 वाले रेजोल्यूशंस जो है वो कंपनी आरओसी को फाइल तो करेगा लेकिन ये वाले रेजोल्यूशंस जो है कोई मेंबर एक्सेस नहीं कर पाएगा, कोई भी इंसान एक्सेस नहीं कर पाएगा, ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रहेगा। फाइल जरूर करेंगे पर पब्लिक नॉलेज वाला डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा, वो जो सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 में फाइल हुआ है। पर ये भी जो मैंने प्रोविजन आपको बताया ना, इट विल नॉट अप्लाई in some specific cases। यहां पे देखो क्या है स्पेसिफिक केसेस। Sir, this provision will not apply in case of grant of loans etc. in ordinary course of business by banking company, NBFC और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। सर ये नहीं समझ आए तो जाने दो, बस इतना सिंपल सा प्रोविजन याद कर लो कि बहुत सारा डॉक्यूमेंट आपको फाइल करना पड़ेगा। एक और चीज आपको फाइल करना पड़ेगा, अगर आपने कंपनी का वॉलंटरी वाइंडिंग अप किया, कंपनी बंद किया, तो उसका भी रेजोल्यूशन आपको फाइल करना पड़ेगा आरओसी के पास 30 दिन के अंदर अंदर। सर ये जो फाइलिंग आप करोगे 30 दिन के अंदर एनजीटी 14 फॉर्म में करोगे, और अगर आपका फेलियर हो जाता है तो आपको 10,000 रुपए का बेस पेनल्टी, 1,000 रुपए पर डे अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 लाख लगेगा, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को सेम पेनल्टी अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 50,000 रुपए लगेगा। ये पेनल्टी हमने पहले भी आता हुआ देखा है। सेक्शन 117 क्या है? सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन, जहां पे आप रेजोल्यूशन और अग्रीमेंट और वॉलंटरी वाइंडिंग अप वाला रेजोल्यूशन सारा जाके आरओसी को 30 डेज के अंदर दे रहे हो। अरे बोलो समझे क्या मालिक? हाँ कि नहीं? बोलो समझे कि नहीं? अब सर आपका अगला खासम खास सेक्शन 118 और 119। अभी तक भी अगर कुछ नहीं सुना ना, खड़े हो जाओ एक टांग पे, और सर एक बार मेरे लिए एक बार लाइक जरूर ठोक देना यार वीडियो को, कमेंट जरूर कर देना आपको रिवीजन कैसा लग रहा है, और बताओ अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे कि नहीं, बताओ पहुंचाओगे कि नहीं अपने दोस्तों के साथ, तुम जरूर पहुंचाओगे मेरे को पता है। अब मेरी बात सुन लो सर, सेक्शन 118 क्या है? 118 बात करता है मिनट्स के बारे में। सर इतना डिटेल्ड रिवीजन और इतना बिना बकवास किया हुआ रिवीजन मैंने तो नहीं देखा आज तक किसी का। आपने देखा है क्या? आपने देखा है क्या? 2-2 घंटे में ऐसे चैप्टर खत्म हो जा रहे हैं जो 12-12 मार्क्स के आते हैं, और बिना एक प्रोविजन छोड़े। सर सेक्शन 118 क्या है दोस्तों? 118 बात करता है मिनट्स ऑफ द मीटिंग के बारे में। किसके बारे में? मिनट्स ऑफ द मीटिंग के बारे में। सर मिनट्स ऑफ द मीटिंग के बारे में क्या प्रोविजन है, ध्यान से सुनना। सर हर कंपनी को ना हर मीटिंग का, जनरल मीटिंग हो गया, आपकी क्रेडिटर्स का मीटिंग हो गया, डायरेक्टर्स का मीटिंग हो गया, या उनकी कमेटी का मीटिंग हो गया, या पोस्टल बैलेट से जो रेजोल्यूशन पास किया था, इन सबका मिनट्स बनाना पड़ता है। सर मिनट्स कब बताओगे? जब आपका मीटिंग खत्म हो जाता है उसके 30 डेज के अंदर आप मिनट्स बनाओगे, और मिनट्स बना करके आप स्टोर करोगे। सर ये मिनट्स में आप क्या इंफॉर्मेशन डालोगे? जैसे कि आपको कुछ स्पेशल बातें बताता हूं, जैसे कि डायरेक्टर की मीटिंग है तो उसमें आपको यह बताना पड़ेगा कौन कौन डायरेक्टर प्रेजेंट थे, और जो भी रेजोल्यूशन पास हुआ है ना, जब रेजोल्यूशन पास हुआ है तो कौन कौन डिसेंटिंग डायरेक्टर्स थे। डिसेंटिंग डायरेक्टर्स मतलब क्या? जो उस रेजोल्यूशन को मना कर रहे थे। हम क्या रेजोल्यूशन जो है वो क्या, जो डायरेक्टर है जिन्होंने उस रेजोल्यूशन पास होने के बावजूद उसको मना किया, तो डिसेंटिंग डायरेक्टर्स का भी आप क्या लिखोगे? उसमें नाम लिखोगे। और सर उसके अलावा पोस्टल बैलेट से अगर आप रेजोल्यूशन पास कर रहे हो तो पोस्टल बैलेट के रेजोल्यूशन में आप ये बताओगे कितना वैलिड वोट्स आया था, उसमें रेजोल्यूशन क्या आया, फेवर में आया, अगेंस्ट में आया, ये सारी चीजें आप अपने मिनट्स में लिखोगे। सर मिनट्स में लिखने के बाद क्या होगा? चीजें आपको मैं यहां से बताता हूं। मिनट्स में आप क्या डालोगे? मिनट्स आर नथिंग बट अ फेयर एंड करेक्ट समरी ऑफ द प्रोसीडिंग्स। अब सर
उसके बाद मेरे को एक बात बताओ, दो डायरेक्टर लड़ाई कर रहे थे एक दूसरे से, और लड़ाई करते वक्त वो लोग एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे थे, और ये सारी चीजें कंपनी सेक्रेटरी ने अपने मिनट्स में नोट कर लिया। तो इस तरह की चीजें क्या मिनट्स में आ सकती है? लॉ ने बोला सुन बेटा, तीन चीजें मिनट्स में नहीं आ सकती, एक जो है डिफेमेटरी है, एक जो है इररिलेवेंट है, और तीसरा जो अगर क्या चल जाना भाई सर, एक तो हो गया आपका जो डिफेमेटरी है, डिफेमेटरी मतलब किसी का नाम खराब हो रहा है, दूसरा अगर इररिलेवेंट है मतलब उसका मिनट्स में आने का कोई सेंस ही नहीं बनता, और तीसरा डेरोगेटरी है। डेरोगेटरी मतलब क्या? उससे कंपनी का डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, मतलब उससे कंपनी का अगर नुकसान होता है, अगर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी है, तो ये तीनों केस में चेयरपर्सन जो है ना वो कंपनी सेक्रेटरी को बोल करके मिनट्स में से कोई भी चीज हटवा सकता है। ये चेयरपर्सन एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन है। तो सर एक लाइन में बोलूं तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग में कुछ चीजें आएगी या नहीं आएगी, वो चेयरपर्सन का जो है वो एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन है, वो अकेले अकेले डिसाइड कर सकता है। पर अगर वो मैटर डिफेमेटरी है, इररिलेवेंट है या डेट्रीमेंटल है, तो उसको आप नहीं लोगे अपने मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स में। उसके बाद सर मिनट्स जो होता है वो एविडेंस ऑफ द प्रोसीडिंग्स होता है, मतलब अगर मिनट्स में लिखा है रेजोल्यूशन पास हुआ है तो रेजोल्यूशन पास हुआ है, भाई ने बोला बापू दिखते हैं यानी कि दिखते हैं। उसके बाद सर मेरी बात सुनो, अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड इट शैल बी डीम्ड दैट, अगर मिनट्स में कोई चीज लिखी है तो मीटिंग बुलाई गई, प्रोसीडिंग्स हुई और सारा अपॉइंटमेंट जो है वो वैलिड है। ठीक है। अब सर अगर आपने मिनट्स ऑफ मीटिंग मेंटेन करने में डिफॉल्ट कर दिया तो 25,000 का पेनल्टी लगेगा कंपनी का और 5,000 का लगेगा। पर अगर आपने मिनट्स के साथ टैंपरिंग किया, छेड़छाड़ की ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने चेंज किया तो फिर सर आपको 2 साल तक की जेल होगी एंड आपको 25,000 से 1 लाख तक का फाइन लगेगा। ये लास्ट वाला जो लाइन है इसको लास्ट वाला पेनल्टी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। एनी पर्सन हु हैज बीन टैंपरिंग विद द मिनट्स विल बी लायबल फॉर अ जेल ऑफ 2 years एंड फाइन 25,000 to 1 लाख रुपीस। मिनट्स के बारे में कुछ और बातें बता दूं सर आपको, हर मीटिंग के लिए आपको डिस्टिंक्ट मिनट बुक्स रखना पड़ेगा। मतलब क्या? जनरल मीटिंग का बुक अलग, बोर्ड मीटिंग का बुक अलग, और उसके अलावा बाकी अलग। जनरल मीटिंग के बुक में जैसे जैसे जनरल मीटिंग होगा उस मिनट में आप पेजेस ऐड करते जाओगे, तो अलग अलग मिनट्स बुक आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर सर पोस्टल बैलेट के थ्रू, अच्छा मिनट्स के अंदर आप 30 दिन के अंदर एंट्री करोगे, पोस्टल बैलेट के थ्रू अगर हो रहा है तो आप उसमें बताओगे क्या रेजोल्यूशन प्रपोज था, कितना क्या रिजल्ट आया, और स्क्रूटनाइजर का रिपोर्ट भी अटैच करोगे। अब सर सबसे कतई इंपॉर्टेंट प्रोविजन आ जाता है कि मिनट्स को साइन कौन करेगा। रे बाबा मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने आपको शुरू में बताया था मिनट्स का प्रोविजन कैसे याद करना है। मिनट्स शुड बी प्रिपेयर्ड, केप्ट एंड प्रिजर्व, ये 3 चीजें थी ना, ऐसा कुछ था। अब मेरी बात सुनो सर, साइन कौन करेगा मिनट्स को? अगर बोर्ड मीटिंग का मिनट्स है तो इस बोर्ड मीटिंग का चेयरपर्सन साइन करेगा या फिर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग का चेयरपर्सन साइन कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सर अगर आपका जनरल मीटिंग का मिनट्स है ना तो इस जनरल मीटिंग का चेयरपर्सन साइन करेगा। पर अगर ये चेयरपर्सन की डेथ हो गई या इनएबिलिटी हो गया या कुछ भी हो गया ना, तो सर आपका कोई भी ऑथराइज्ड डायरेक्टर साइन करेगा। ऐसा नहीं है कि अगले वाले जनरल मीटिंग का चेयरपर्सन साइन करेगा, बिल्कुल भी नहीं सर, ऑथराइज्ड डायरेक्टर साइन करेगा। क्यों? क्योंकि यार जनरल मीटिंग तो साल में एक बार भी हो सकता है ना, अगले साल तक थोड़ी वेट करेंगे, ऑथराइज्ड डायरेक्टर से साइन करवा दे। सिमिलरली सर अगर पोस्टल बैलेट की बात है तो पोस्टल बैलेट में ये दोनों प्रोविजन मिक्स हो जाते हैं। तो आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसका चेयरपर्सन साइन करेगा, पर अगर वो नहीं है तो कोई भी ऑथराइज्ड डायरेक्टर साइन करेगा। सर आप अगले मीटिंग का वेट नहीं करोगे। तो सर ये जो तीसरा वाला पॉइंट है वो पहले का और दूसरे का कॉम्बिनेशन है। तो सर इस तरीके से आपका मिनट्स जो है साइन होता है। अब मैं आपको बता दूं, आपका मिनट्स का जो हर पेज होता है ना उसमें या तो इनिशियल डाल सकते हो या साइन डाल सकते हो। हर पेज में इनिशियल डाल दो या साइन डाल दो। इनिशियल मतलब क्या सर? ये मेरा इनिशियल हो गया, और साइन मतलब क्या? मैंने पूरा नाम लिखा। अब सर इनिशियल और साइन में आपने डाल दिया, पर जो लास्ट पेज होता है ना वो हमेशा जो है साइंड होना चाहिए। लास्ट पेज हमेशा क्या होना चाहिए? साइंड होना चाहिए। समझे? पढ़ो सर। अब सर उसके बाद बात करते हैं मिनट्स को प्रिजर्व करने का। क्या मिनट्स को प्रिजर्व करना इंपॉर्टेंट है? जी हां सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत ध्यान से सुनना, 2 मिनट्स की बात कर रहे हैं, एक तो जनरल मीटिंग वाला, एक बोर्ड के वाला। सुनो, जो जनरल मीटिंग वाला है ना वो आप रजिस्टर्ड ऑफिस में रखोगे, उसके अलावा कहीं नहीं रख सकते। और जो बोर्ड मीटिंग का मिनट्स है ना उसको आप रजिस्टर्ड ऑफिस में या कहीं भी और जहां आपकी इच्छा वहां पे रख सकते हो। सर इसको आप परमानेंटली प्रिजर्व करोगे, मतलब फॉर एवर प्रिजर्व करोगे, और सीएस या डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज्ड के कस्टडी में छोड़ दोगे। सर इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है, जनरल मीटिंग का जो मिनट्स होता है ना उसको मेंबर्स देख सकते हैं, तो उसको आपको रजिस्टर्ड ऑफिस में ही रखना पड़ेगा। पर बोर्ड मीटिंग का जो मिनट्स है ना उसको नॉर्मल मेंबर्स नहीं देख सकते, तो आप इसको जहां रखना चाहो वहां रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच अदर प्लेस एज द बोर्ड में डिसाइड। उसके बाद सर एक प्रोविजन है जो मैं आपको बस यूं ही बता देता हूं कि अगर सेक्शन 8 कंपनी के केस में ये पूरा का पूरा प्रोविजन आपको नहीं लगेगा, मतलब मिनट्स का प्रोविजन नहीं लगेगा, एक्सेप्ट दैट मिनट्स मे बी रिकॉर्डेड
विद इन 30 डेज ऑफ कंक्लूजन ऑफ एवरी मीटिंग, मतलब आप चाहो तो कर सकते हो इन केस ऑफ कंपनी वेयर एओए प्रोवाइड्स फॉर कंफर्मेशन। मतलब सर सेक्शन 8 कंपनी को मिनट्स का प्रोविजन मैंडेटरी नहीं है, पर अगर कंपनी चाहे तो मिनट्स बना करके रख सकती है, 30 दिन के अंदर उनको मिनट्स में डेटा डालना पड़ेगा। सर ये पूरा का पूरा मिनट्स का प्रोविजन था। मेरी बात ध्यान से सुन लो, बहुत आसान है। इंपॉर्टेंट बातें क्या याद रखनी है आपको, मिनट्स में डेटा कितने दिन के अंदर जाता है सर, आप जवाब दो। मिनट्स में डेटा कितने दिन के अंदर जाते हैं? 30 डेज के अंदर मिनट्स में डेटा चला जाता है। ठीक है, मिनट्स मेंटेन करोगे, परमानेंटली प्रिजर्व करोगे, और किसके कस्टडी में रहेगा, कहां पे रखोगे, ये सारी चीजें यहां पे लिखी हुई है। बताओ आपको समझ आया कि नहीं आया सर? आया कि नहीं आया? हाँ सर। अब सेक्शन 119 कहता है इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स। क्या आप मिनट्स का इंस्पेक्शन कर सकते हो? जी हाँ सर, इंस्पेक्शन जो है ना मिनट्स का, सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स कर सकते हैं। मेंबर्स के अलावा कोई और जो है जनरली इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। इंस्पेक्शन कौन कर सकता है सर? जनरल मीटिंग का मिनट्स कर सकते हो, रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट कर सकते हो, जो रजिस्टर्ड ऑफिस में रखा है। इंस्पेक्शन कर सकता है मेंबर बिना किसी चार्ज के ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, और अगर आप चाहो तो बिजनेस आवर्स को 2 घंटे से कम कर सकते हो, लेकिन 2 घंटे से कम मत करना। सर क्या कोई मिनट्स का कॉपी भी मांग सकता है? जी हाँ बिल्कुल, आप फीस का पेमेंट करके कॉपी मांग सकते हो, और अगर आपने कॉपी मांगा है तो कंपनी उसको 7 दिन के अंदर, 7 वर्किंग डेज के अंदर कंपनी को जमा करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर? 7 वर्किंग डेज के अंदर कंपनी को आपको मिनट्स भिजवाने पड़ेंगे। ठीक है, पर सर लॉ में ये लिखा है कि अगर आप सॉफ्ट कॉपी का डिमांड कर रहे हो और वो भी मिनट्स जो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में से कोई सा था, तो सर लॉ कहता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अगर आप सॉफ्ट कॉपी मांग रहे हो और पिछले 3 साल का मांग रहे हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सर बस खत्म होने वाला है, जाना नहीं, खत्म होने के बाद बहुत खुशी होगी, बस जाना नहीं, मेरी बात सुन लो। सर इफ इंस्पेक्शन इज रिफ्यूज देन देयर विल बी अ पेनल्टी। अगर सर आपको इंस्पेक्शन मना कर दिया गया है तो आप ट्राइब्यूनल के पास भी जा सकते हो, ट्राइब्यूनल ऑर्डर देगा और ऑर्डर में आपको इंस्पेक्शन डायरेक्ट इमीडिएटली इंस्पेक्शन करने मिल जाएगा, या फिर आपको इमीडिएटली कॉपी भिजवा दिया जाएगा अगर आप ट्राइब्यूनल के पास जा रहे हो, ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया। पर एक चीज ध्यान रखना, मिनट्स को जो हम जाकर के इंस्पेक्ट करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेंबर जा सकता है, मेंबर के अलावा कोई नहीं जा सकता, मेंबर किसी और को ऑथराइज नहीं कर सकता। ठीक है सर, सेक्शन 120 आप प्लीज खुद से पढ़ लेना, और सेक्शन 122 आप खुद से पढ़ लेना। मैं आपको सेक्शन 121 पढ़ा रहा हूं लास्ट। सेक्शन 120 और 122 इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप खुद से पढ़ लेना। सेक्शन 120 इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता रहा हूं। लॉ क्या कहता है सुनना, जब भी एक कंपनी का एजीएम खत्म हो जाता है ना, तो एजीएम खत्म होने के 30 डेज के अंदर आप एक रिपोर्ट बनाओगे ऑन एजीएम और आप आरओसी को फाइल करोगे। सर ये जो आप रिपोर्ट बनाओगे ये एमजीटी 15 फॉर्म में बनाओगे और 30 डेज के अंदर फाइल करोगे। ये रिपोर्ट में आप क्या बताओगे? आप बताओगे अ बोल्ड एमसीक्यू। बोल्ड एमसीक्यू क्या है सर? आप बताओगे एडजर्न हुआ था क्या मीटिंग, आप बताओगे क्या बिजनेस ट्रांजैक्ट हुआ था, बाकी चीजें क्या लॉ का कंप्लायंस हुआ, कोई आपका डी का क्या था मेरे को याद नहीं है, एम आपका मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स के बारे में बताओगे, सी आपके सारे का आपके चेयरपर्सन कौन था वो बताओगे, और क्यू कोरम मीट होता है क्या ये आप बताओगे। ये बोल्ड एमसीक्यू में ये सारी चीजें आप बताते हो। किसको बताते हो सर? आरओसी को बताते हो 30 डेज के अंदर। अब बोल्ड एमसीक्यू सर ये जो रिपोर्ट है ये कौन देता है? याद रखना ये रिपोर्ट जो है सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज देते हैं, लिस्टेड पब्लिक कंपनी सिर्फ ये रिपोर्ट देती है, उसके अलावा किसी को भी ये रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। तो लॉ में क्या लिखा है सर? रिपोर्ट ऑन एजीएम हर लिस्टेड कंपनी जो है 30 डेज के अंदर एमजीटी 15 में रिपोर्ट देती है। अगर आपने नहीं दिया तो आप पे पेनल्टी लग जाती है। कितनी पेनल्टी सर? कंपनी को लगेगा 1 लाख रुपए पर डे, 500 रुपए पर डे आफ्टर द फर्स्ट, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5 लाख, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को लगेगा 25,000 रुपए, 500 रुपए पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 लाख रुपए। आंसर सुनो, ये जो रिपोर्ट है ना ये मिनट्स का रिप्लेसमेंट नहीं है, मिनट्स तो आपको देना ही पड़ेगा, साथ में आपको ये भी देना पड़ेगा। सर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये रिपोर्ट को साइन कौन करता है? सर ये रिपोर्ट को एक चेयरमैन और कंपनी सेक्रेटरी साइन करता है, दोनों, सीएम एंड सीएस। और अगर सीएम साइन नहीं कर पा रहे हैं ना तो 2 डायरेक्टर साइन करेगा, उसमें से भी अगर कंपनी में आपके एमडी है तो एमडी साइन करेगा। तो मैंने क्या बोला, ये इंपॉर्टेंट है, चेयरमैन साइन करता है और कंपनी सेक्रेटरी साइन करता है। मैंने आपको क्लास में एक होमवर्क बनाने बोला था, सिग्नेचर का समरी, 3 जगह सिग्नेचर आता है, क्या आपने वो समरी बनाया किसी ने? मैंने आपको क्लास में एक समरी बनाने बोला था, क्या किसी ने समरी बनाया? जो समरी बनाया सर मेरे को भेजना, जरा तुम भेजना, मॉनिटर्स को भेजना, मॉनिटर्स मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे। दोस्तों सर आप क्या बताते हो? अब बोल्ड एमसीक्यू, अब बोल्ड एमसीक्यू क्या हो गया? एडजर्नमेंट, बिजनेस ट्रांजैक्टेड, अदर्स, लॉ का कंप्लायंस, डिटेल्स ऑफ द, हाँ डिटेल्स ऑफ द मीटिंग, मीटिंग कहां हुई थी, कब हुई थी, शेयर, उसके बाद बोल्ड एमसीक्यू, एम क्या हो गया? नंबर ऑफ मेंबर्स अटेंडिंग, कोरम हो गया, और चेयरपर्सन के बारे में हो गया। ये सारी चीजें आप अपने एनुअल रिपोर्ट में देते हो और आप उसको एजीएम में फाइल कर देते हो। दोस्तों आपको एक बात बताऊं, 105 के बाद से मैं क्लास छुट्टी 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 का सोच रहा हूं, क्योंकि मेरे को ठीक नहीं लग रहा था, मेरा पेट दुख रहा था, मेरे को ऐसा अजीब सा लग रहा है बहुत ज्यादा। पर मैंने सोचा यार अभी शुरू किए है ना तो खत्म करके ही छोड़ते,
और मैंने खींचते 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 खत्म कर लिया। ठीक है, मेहनत लगी पर अब मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। मेरे को पता है मेहनत लगी पर मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। आफ्टर एवरी सेक्शन आई वॉन्टेड टू लेट गो, आफ्टर एवरी सेक्शन आई वॉन्टेड टू स्टॉप द क्लास। बट मेरी तबीयत ठीक हो, मेरी तबीयत खराब होने से आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। ये इसका इंटेंट ये था क्योंकि आपको एग्जाम लिखना है, आपको पेपर देना है, आपको टेस्ट लिखना है। तो दोस्त मैंने तो कर लिया यार जो मैंने बोला था आपको, अब आपकी बात है। ठीक है, प्लीज अच्छे से पढ़ लो और एकदम मस्त करके इसको रिवाइज करके ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है इसको खत्म कर दो। ठीक है, चलो सर सेशन यही खत्म करते हैं। अगर सही में आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट जरूर कर देना कि आप लोगों को कैसा लगा। और मैं आप लोगों से मिलता हूं अगले वीडियो में, और एकदम अच्छे से पढ़ाई करो एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, चलो गाइस, थैंक यू, बाय बाय।